हेलो, नमस्कार साथियों। दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम भारत का पर्यावरण व वन्यजीव और पारिस्थितिकी इस टॉपिक का हम पार्ट 3 लेकर आए, तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। और इस क्लास की जो पीडीएफ है मित्रों, वो आपको दादू क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है, तो वहां से आप सीधा जुड़ सकते हो और जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। हम इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है, तो वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। देखिए आज की हम क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज जो हम पारिस्थितिकी हमारा टॉपिक है, इसको हम पहले कवर करेंगे। यानी इसका जो बेसिक होता है वो हमें पता होना चाहिए कि भाई आखिर पारिस्थितिकी है क्या, क्यों लोग इससे डरते हैं। तो देखिए हम इसमें क्या क्या कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम जो है पारिस्थितिकी का सामान्य परिचय देखेंगे। ठीक है, भाई ये आखिर है क्या, कौन इसके जन्मदाता हैं, क्या इसमें हम पढ़ते हैं। फिर है मित्रों हमारे जो विभिन्न स्तर हैं इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी में, जो अध्ययन के जो विभिन्न स्तर है, यानी जनसंख्या हो गई, समुदाय हो गया, जो पारितंत्र हो गया, तो ये स्तर हम देखेंगे। फिर हम जो है स्तर में से जो पारितंत्र है यानी पारिस्थितिकी तंत्र, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, उसका सामान्य परिचय देखेंगे। फिर हम जो पारितंत्र है उसके प्रकार पढ़ेंगे, घटक पढ़ेंगे, इसकी उत्पादकता पढ़ेंगे। फिर हम खाद्य श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला के जो प्रकार है 2-3 वो भी देखेंगे। खाद्य जाल को पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी जो पिरामिड है उनका अध्ययन करेंगे। जीवों के जो मध्य संबंध होता है पारितंत्र में, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और पारितंत्र से जुड़ी हुई जो शब्दावली है, जैसे कि इकोटोन हो गया, कुंजी प्रजाति हो गया, ये निके क्या होता है, मिमिक्री क्या होता है, किस प्रजाति का क्या आवास होता है, क्या गृह सीमा होती है, क्या उसकी परिसीमा होती है, जैव सांद्रण क्या होता है, जैव आवर्धन क्या होता है, अनुक्रमण क्या होता है। तो ये हम सारी चीजें आज की क्लास में कवर करेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई आखिर ये पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी जो तंत्र है, पारितंत्र है, ये अपने आप में कितना भिन्न है। देखिए इकोलॉजी का अर्थ होता है पारिस्थितिकी विज्ञान, यानी पारिस्थितिकी विज्ञान, और इकोसिस्टम का अर्थ होता है मित्रों पारिस्थितिकी तंत्र। सिस्टम आते ही तंत्र हो गया, और इको का मतलब पारितंत्र हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। तो पारिस्थितिकी तंत्र होता है इकोसिस्टम और पारिस्थितिकी होता ओनली फॉर इकोलॉजी। ठीक है, देखिए पारिस्थितिकी जो विज्ञान है, ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान तथा भूगोल के मौलिक सिद्धांत, यानी एक जीव का और भूगोल का जो मौलिक सिद्धांत होता है उसकी पारस्परिक व्याख्या की जाती है। अर्थात किसी कालखंड विशेष में किसी स्थान पर जीवों का, यानी जो जीव वहां पर रह रहे हैं, उसका पर्यावरण के साथ जो पारस्परिक जो संबंध है, उनका अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर हम जो है ऊर्जा प्रवाह को नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर हम ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम केवल उनके अंदर जो उनमें जो संबंध होता है किसी जीव का, उसके पर्यावरण के साथ, उसके संबंध को हम पारिस्थितिकी में पढ़ते हैं। ये जो इकोलॉजी शब्द है मित्रों, ये एक इंग्लिश जो है लैंग्वेज है उसका शब्द है, लेकिन ये लगभग आपको पता है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके शब्द लैटिन, ग्रीक वगैरह इनकी भाषा से बने हैं। तो ये जो है इकोलॉजी एक लैटिन भाषा के जो 2 शब्द थे, ओइकोस और लोगोस, इनसे मिलकर के बना है। ओइकोस का अर्थ होता है निवास स्थान और लोगोस आप जानते हैं अध्ययन होता है। तो किसी जीव के निवास स्थान या फिर उसके आवास के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो आवास कहाँ पर करेगा, इसी पर्यावरण करेगा, ऐसा तो है नहीं अंतरिक्ष में जाकर वहां पर रहेगा, वो भी एक तरीके से पर्यावरण ही है। मगर पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, परिधन आवरण, यानी किसी व्यक्ति के जो चारों ओर का जो आवरण होता है जिससे वो घिरा, जो चीजों को वो देख सकता है जहां तक, उसको हम उसका पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण में ही उसका आवास होता है, जहां पर वो रहता है, जहां क्रियात्मक क्रियाएं करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं मित्रों, उसकी पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी किसी जीव के निवास स्थान या आवास के अध्ययन को, यानी किसी जीव का उसके पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। इकोलॉजी ये शब्द है मित्रों, ये हमारे इस शब्द को दिया था राइटर महोदय ने। राइटर ने ये जो है इस शब्द को दिया था, लेकिन इस शब्द को देने से क्या होगा, इसको समझाना होगा कि भाई इसकी सैद्धांतिक व्याख्या करनी होगी, आपको जो है इसको एक तरीके से प्रतिस्थापित करना होगा, जो है वैल्यूड जो है ऐसा मानक जो चीजें होती हैं उनके साथ। तो इस शब्द की सैद्धांतिक जो व्याख्या मित्रों वो हमारे
जो अर्नेस्ट हैकल थे उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। इसलिए जो पारिस्थितिकी जो विज्ञान है उसका जन्मदाता किसको माना जाता है, तो हमारे हैकल को माना जाता है। यानी अर्नेस्ट हैकल जो है पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक है। ईपी ओडेम ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के जन्मदाता होंगे, ठीक है ना। पारिस्थितिकी विज्ञान के जन्मदाता कौन, अर्नेस्ट हैकल, और पारिस्थितिकी तंत्र के जन्मदाता कौन, हमारे ईपी ओडेम। जब हम आगे पढ़ेंगे तो इकोलॉजी शब्द के जन्मदाता कौन, इकोलॉजी शब्द के तो हमारे राइटर महोदय होंगे, लेकिन इकोलॉजी जो अध्ययन है, जो विज्ञान है, ये जो विषय है, उसके जन्मदाता कौन मित्रों, तो हमारे अर्नेस्ट हैकल है, अर्नेस्ट हैकल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है मित्रों कि पारिस्थितिकी जो विज्ञान है उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें विभिन्न स्तर आते हैं। क्या क्या स्तर आते हैं, सबसे नीचे स्तर आता है हमारा जनसंख्या। सबसे पहले तो आप जनसंख्या देखिए, जनसंख्या किसे कहते हैं, जन धन संख्या, यानी जो लोग होते हैं उनकी संख्या। ये तो हम मानव के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। अब जो सभी प्रजाति होते हैं, जैसे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, सबकी अपनी अपनी प्रजातियां हैं, और ये अलग अलग प्रजातियां, उनकी अपनी अपनी संख्या है, उनका एक तरीके से समुदाय है, उन समुदाय नहीं, उनकी एक संख्या है। तो उसी उनकी संख्या को, यानी किसी प्रजाति विशेष की संख्या को, यानी जनसंख्या में समान प्रजाति के लोग आएंगे। जैसे कि हम ह्यूमन है, हम मानव है, तो मानव प्रजाति के जो है लोग हैं वो हमारी जनसंख्या, मतलब मानव की जनसंख्या में आएंगे। तो इस प्रकार निश्चित कालखंड में स्थान विशेष पर समान प्रजाति में पाए जाने वाले जीवों की कुल संख्या, यानी केवल कुत्ते हैं तो कुत्तों की संख्या क्या कहा जाएगी, जनसंख्या कहलाई जाएगी। ठीक है, तो कालखंड में स्थान विशेष पर समान प्रजाति में पाए जाने वाले जीवों की कुल संख्या को पारिस्थितिकी जनसंख्या कहते हैं। यहाँ पर प्रजाति का क्या आशय मित्रों, आखिर ये प्रजाति होती क्या है, तो प्रजाति ये होते हैं कि जब मानव को देखें, मानव एक प्रजाति है। अब मानव हम सब लोग समान दिखते हैं, नहीं देखते, हमारा चेहरा ऊपर चेहरा है, फिर हम दो हाथ है, हमारा पेट है नीचे, फिर हमारे पैर हैं, तो इस प्रकार हमारा एक स्वरूप है। और हम जितने भी मानव है वो हम एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक जैसे तो दिखते हैं, लेकिन हम सब अलग अलग है। हम सोच हमारी अलग है, हमारे जो डीएनए है वो अलग है, यानी हम आनुवांशिक हमारे विभिन्नता है, अंदर आनुवांशिक विभिन्नता है, लेकिन हमारा जो स्वरूप बना हुआ है, हाथ पैर वगैरह ये समान है। लेकिन आपको पता है कि हाथ पैर ये भी अलग अलग, किसी का जो है चेहरा ऐसा होता है, किसी का नाक सपाट होता है, किसी का बाल घुंघराले होते हैं, तो ये हमें भिन्नता दिखती है, वो हमें आनुवांशिक विभिन्नता की वजह से दिखती हैं। ठीक है, तो प्रजाति से आशय होता है कि वह जो समूह जिसमें स्वरूपगत आनुवांशिक की भिन्नता तथा लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। यानी कोई भी जो प्रजाति होगी वो जो अपनी जनसंख्या तभी बढ़ा पाएगी जब वो लैंगिक प्रजनन वगैरह करने में सक्षम होगी, जब वो अगली जो संतति है उसको जन्म देने में सक्षम होगी, चाहे वो लैंगिक तरीके से करे या फिर अलैंगिक करे। ठीक है, तो ये होता है कि भाई प्रजाति से आशय होता है कि वे जो समूह है जिसमें स्वरूपगत आनुवांशिक विभिन्नता तथा लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रजाति कहेंगे। और समान प्रजाति की जो संख्या होती है, जो जीवों की संख्या होती है, जीवों की कुल संख्या समान प्रजाति में, उसको हम जनसंख्या कहते हैं। और जनसंख्या हमारी पारिस्थितिकी जो अध्ययन है उसकी सबसे छोटी इकाई है। फिर आता मित्रों समुदाय। जनसंख्या से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो हमें समुदाय मिलेगा। समुदाय का अर्थ हो गया कि एक प्रजाति नहीं मित्रों, इसमें अलग अलग प्रजाति आएगी। यानी समुदाय निर्धारित स्थान विशेष में, स्थान विशेष इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि जब भी हम पारिस्थितिकी का अध्ययन करते तो हम किसी स्थान को टारगेट करके रखते हैं। जैसे कि वही मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, जैसे कि हमारे भारत की पारिस्थितिकी हो गई, या फिर जैसे वही समुद्री पारिस्थितिकी हो गई, तो हम किसी स्थान विशेष की देखते हैं। तो स्थान विशेष की देखते हैं तो हम सारी चीजें स्थान विशेष के संदर्भ में पढ़ते हैं। तो निर्धारित स्थान विशेष में जीवों का वैसा समूह जो कि एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतर संबंधित होते हैं, अर्थात समुदाय की आवश्यक शर्तें हैं। इसमें विभिन्न प्रजातियां पारिस्थितिकी ऊर्जा के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जिस प्रकार आप खाद्य जाल में पढ़ोगे कि जो है ऊर्जा के लिए जो जीव होते हैं वो आपस में एक दूसरे पर अंतर संबंधित होते हैं, तो उसी को मित्रों अगर हम दूसरी भाषा में कहूँ तो वो समुदाय है, वो एक तरीका है। यानी उसमें तो केवल ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसमें अन्य संबंध भी देखने को मिलते हैं, अन्य जो क्रिया होती है वो भी हमें देखने को मिलती है समुदाय में। समुदाय और जनसंख्या में केवल एक ही अंतर है कि जनसंख्या केवल एक प्रजाति में देखी जाती है और समुदाय जो है इसमें अलग अलग प्रजातियां शामिल होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है मित्रों पारिस्थितिकी तंत्र। जनसंख्या को देखा, समुदाय को देखा। अगला हमारा इकोसिस्टम, जो हमें विस्तार से पढ़ना होता है। वैसे जो है पारिस्थितिकी विज्ञान में हम
जब हम विस्तार से पढ़ते हैं यूपीएससी लेवल की, तब हम जनसंख्या को भी अलग तरीके से पढ़ते हैं, समुदाय को भी अलग तरीके से पढ़ते हैं, और फिर हम इकोसिस्टम को पढ़ते हैं। लेकिन ये जो एग्जाम होते हैं, जैसे कि राज्य स्तर पर या छोटे जो एग्जाम होते हैं, इनमें ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते। इसमें सीधा कुछ टॉपिक होता है, जैसे कि खाद्य श्रृंखला हो गया, खाद्य जाल हो गया, ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। और जनसंख्या, उसमें आपको केवल मानव की जनसंख्या पढ़नी है, वो भी राजस्थान के संदर्भ में। तो जनसंख्या को थोड़ा सा अलग तरीके से टॉपिक बना करके हमारे सामने पेश किया जाता है, ठीक है। तो इसकी आप चिंता मत कीजिए कि हमें जनसंख्या को विस्तार से पढ़ना होगा, समुदाय को पढ़ना होगा, नहीं। हम यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र, यानी जो तीसरा स्तर होता है पारिस्थितिकी विज्ञान का, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, वो हम पढ़ेंगे। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र मित्रों की पारिस्थितिकी जो विज्ञान होता है, यानी जीव और पर्यावरण के मध्य संबंध, उसके अंतर्गत सूक्ष्म से लेकर वृहद इकाई तक, एक छोटी से छोटा जीव लेकर के या फिर छोटी से छोटी इकाई लेकर के एक बड़ी इकाई, अगर नदियों मछलियों की बात करूँ तो व्हेल मछली को मान लीजिए, अगर मैं पशुओं में बात करूँ तो या फिर हाथी, गेंडा, उनको मान लीजिए। तो मतलब सूक्ष्म से लेकर के बड़ी से बड़ी जो इकाई होती हैं, उनके मध्य जो क्रियात्मक जो संबंध होता है, जो उनके मध्य जो ऊर्जा प्रवाह के लिए जो संबंध होता है, यानी जिसमें जैविक एवं अजैविक जो घटक होंगे, यहाँ पर अजैविक होगा, घटकों के मध्य अंतर संबंधों से उत्पन्न ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत मित्रों? जैविक और अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंध से उत्पन्न ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन ओनली फॉर पारिस्थितिकी तंत्र में होता है। यहाँ पर सभी संबंधों को नहीं देखा जाता। पारिस्थितिकी विज्ञान और पारिस्थितिकी तंत्र में केवल यही अंतर है कि पारिस्थितिकी जो है जीव और उसके पर्यावरण के मध्य पूरे संबंध को बताता है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र जीव और उसके जो पर्यावरण होता है, जो जैविक और जो अजैविक घटक होते हैं, उनके मध्य जो ऊर्जा प्रवाह होता है उसको बताता है। यानी अगर मैं विस्तारित आपको परिभाषा बताऊं तो उसकी विस्तारित परिभाषा ये होगी कि पारितंत्र एक ऐसी इकाई होती हैं जिसके भीतर वे सभी जैविक समुदाय आ जाते हैं जो एक निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर एक साथ कार्य करते हैं। तथा मतलब जैविक समुदाय तो आ गया, कुत्ते, बिल्ली, हम सभी आगे जो एक निर्दिष्ट क्षेत्र, जैसे कि हम मान लीजिए हम रह रहे मरुस्थल में रह रहे, जो नागौर, थड़ी वाला, जो बीकानेर वाला, वो हम क्षेत्र में रह रहे। तो अब उस क्षेत्र में रह रहे और उस क्षेत्र में सभी जैविक समुदाय रहते हैं। अब उस समुदाय मतलब उस जैविक समुदाय का उसके भौतिक पर्यावरण, यानी जो अजैविक घटके होते हैं, जैसे कि तापमान हो गया, वर्षा हो गई, खनिज हो गए, मिट्टी हो गई, ठीक है, अन्य जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वो जो उत्पादक में वो देखते हैं। तो ये जो भौतिक पर्यावरण होता है जिसमें अजैविक घटकों को पढ़ते हैं, तो उनके साथ इस तरह परस्पर क्रिया करते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह स्पष्टतः निश्चित जैविक संरचनाओं के भीतर होता है और जिसमें विभिन्न तत्वों का सजीव तथा निर्जीव अंशों में चक्रण होता रहता है। यानी इसमें नाइट्रोजन चक्र हो गया, जल चक्र हो गया, जल इधर से उधर जाएगा, फॉस्फोरस जो है वो इधर से उधर तत्व में रहेगा, कभी हमारे शरीर में आएगा, कभी वहां जाएगा। हमारा जो नाइट्रोजन है वो पहले का वायुमंडल में रहता, फिर हमारे अंदर आता शरीर, फिर अपघटन होता उसका। तो इस प्रकार मतलब नाइट्रीकरण वगैरह होता है। तो ये जो चक्कर होते हैं वो भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं। यानी ये चक्र यही बताते हैं कि भाई हम किस प्रकार संबंध कर रहे हैं, हम जो है पर्यावरण, हमारे जो अजैविक घटक है उनके मध्य किस प्रकार हम संबंध कर रहे हैं। ऊर्जा के लिए हमें ऊर्जा ही तो मिलेगी, हमारा जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, हम जो है अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगे। तो ये क्या एनर्जी तो है। तो ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन हमारा पारितंत्र में होता है। और एक अन्य परिभाषा ये भी देख लीजिए भाई, वे इकाई जिसमें सभी जैविक तत्व पाए जाते हैं अथवा उस क्षेत्र के सामुदायिक जो जीव हैं वो परस्पर तो क्रिया करते हैं। यानी कुत्ता बिल्ली के साथ मेरी क्रिया हो, मेरी क्रिया होगी, उनके साथ जो है वो मेरे साथ क्रिया करेंगे। तो सामुदायिक जीव तो परस्पर क्रिया करते हैं, साथ में अपने भौतिक वातावरण से भी अंतःक्रिया करते हैं, जिससे जो है ऊर्जा का प्रवाह निरंतर चलता रहे और हम जो है इस पारितंत्र में अच्छी तरीके से जीवन काटते रहें। तो जो है ऊर्जा प्रवाह जो निरंतर चलता रहे, इससे जैव जगत व भौतिक जगत में हमारे ऊर्जा का जो है आदान प्रदान होता है। इसे ही क्या कहा जाता है मित्रों? पारितंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी जो तंत्र, ये शब्द है इकोसिस्टम, उस समय तो इकोलॉजी था, अब यहाँ पर इकोसिस्टम है। ये जो शब्द दिया था आर्थर टेंसले ने दिया
दिया था, ए टेंसलर ने दिया था, इकोलॉजी शब्द हमारे दिया था राइटर महोदय ने, लेकिन इकोसिस्टम दिया था आर्थर टेंसलर ने। लेकिन देने से क्या होगा, इस शब्द की सैद्धांतिक व्याख्या करनी होगी और वो हमारे ईपी ओडम साहब आते हैं और ओडम महोदय अपनी पुस्तक लिखते हैं फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी, क्योंकि उस समय केवल इकोलॉजी के अंतर्गत ही तो इकोसिस्टम है भाई। जब इकोलॉजी की पुस्तक लिखोगे तभी तो आप इकोसिस्टम को समझा पाओगे। तो ईपी ओडम जो महोदय थे उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उन पर पुस्तक लिखी और उसी में उसने जो है इकोसिस्टम की सैद्धांतिक व्याख्या की, इसलिए फादर ऑफ इकोसिस्टम किसे कहा जाता मित्रों, तो ईपी ओडम जो है उनको फादर ऑफ इकोसिस्टम कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता देखिए, यह संरचित और सुसंगठित होता है। पारिस्थितिकी जो तंत्र ये प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, हम भी संसाधन ही है, मानव संसाधन, जैव संसाधन, सभी संसाधन है। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है। पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसके विभिन्न जो प्रकार ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं, केवल ऊर्जा ही ऊर्जा आएगी पारितंत्र में। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा का सतत निवेश इनपुट और आउटपुट होता रहता है। तो ये हमारी पारिस्थितिकी तंत्र की क्या है, विशेषता है, जो याद करनी है या नहीं करनी, केवल समझना है, लॉजिक चाहिए होता है यहाँ पर। क्रियात्मकता के आधार पर पारितंत्र कितने प्रकार का होता है, तो पारितंत्र यहाँ पर दो प्रकार का होता है। एक तो प्राकृतिक पारितंत्र होता है, दूसरा कृत्रिम पारितंत्र होता है। प्राकृतिक पारितंत्र जब हम पैदा नहीं हुए थे तब भी यहाँ पर मौजूद था और मर जाएंगे उसके बाद भी मौजूद रहेगा। लेकिन कृत्रिम पारितंत्र ये मनुष्य आया तब उसने बनाया था, यानी मानव निर्मित, मैन मेड है। प्राकृतिक पारितंत्र, पारितंत्र का वह भाग जिसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। इसके दो महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं, एक तो स्थल पर और दूसरा हमारे जल पर। वायुमंडल में तो क्या पारितंत्र होगा, ठीक है ना, तो स्थल पर होगा और या फिर जल में होगा। तो स्थल पारितंत्र की बात करें तो आपको क्या दिख रहा है, स्थल पर देखिए मरुस्थल दिख रहा है, घास भूमियां दिख रही हैं, तो यही पारितंत्र है। घास भूमि पारितंत्र हो गया, मरुभूमि पारितंत्र हो गया। जलीय पारितंत्र में क्या दिखेगा आपको, यही दिखेगा एक तरीके से जो है सागरी जैसे कि परवाल, भितिया वगैरह वो दिखेगी आपको। तो जलीय पारितंत्र की बात करें तो स्थल तो आपको पता है कि स्तर है, लेकिन जल क्या है, स्तर भी हैं और ए स्तर भी हैं। ए स्तर की बात करें तो नदियाँ वगैरह बह रही हैं, झीलें वगैरह, मतलब जो हमारी नहरें वगैरह ये बह रही है, नदियाँ वगैरह। और स्थायी मतलब ये झीलें हो गई, ये हमारा सागर समुद्र हो गया, महासागर हो गया, जो एक तरह पड़ा है बस वो गतिशील नहीं है, तो स्थायी जल हो गया। तो प्रवाही जल का पारितंत्र और स्थायी जल का पारितंत्र हम शामिल करते हैं जलीय पारितंत्र में। स्थायी जल का जो पारितंत्र होता है मित्रों वो प्राकृतिक पारितंत्र में सर्वाधिक स्तर पाए जाता है, और जो सागरीय पारितंत्र है वो जलीय पारितंत्र में बात करें तो जलीय पारितंत्र में सर्वाधिक स्तर होता है। तो जलीय पारितंत्र में सर्वाधिक स्तर कौन सा हमारा होता है, सागरीय पारितंत्र होता है। समुद्री जो पारितंत्र होता है, महासागरीय पारितंत्र, वो होता है। और प्रवाही जल का पारितंत्र आपने ये जो हमारी गंगा नदी, उसमें आपने जो गंगे जो डॉल्फिन है वो उसके बारे में सुना होगा। तो वो गंगे डॉल्फिन जिन मछलियों को खाती हैं तो वो वहाँ पर मछलियाँ भी होगी, वहाँ पर प्लैंक्टन भी हो गए, फाइटोप्लैंक्टन भी हो गए। तो ये सारे क्या मिलकर बना रही है, पारितंत्र बना रहे। तो गंगा नदी का पारितंत्र किस प्रकार होगा, प्रवाही जल का पारितंत्र होगा। और वहीं मैं अंडमान मतलब अंडमान सागर में चला जाऊं, या फिर मैं चला जाऊं हमारे अंडमान की खाड़ी में चला जाऊं, बंगाल की खाड़ी में चला जाऊं, हिंद महासागर में चला जाऊं, वहाँ तो जल स्तर है, तो वहाँ पर जो मछलियाँ वगैरह रहे वो जो पारितंत्र है वहाँ पर कौन सा पारितंत्र है, सागरीय पारितंत्र है। तो सागरीय पारितंत्र क्या स्तर है, तो जलीय पारितंत्र में सर्वाधिक स्तर वाला कौन सा हो गया, हमारा सागरीय पारितंत्र हो गया। तो पूर्ण रूप से ये मित्रों ये सौर विकिरण पर निर्भर होता है, कौन सा है, ये जो प्राकृतिक पारितंत्र होते हैं। तो प्राकृतिक पारितंत्र फाइटोप्लैंक्टन वगैरह ये भी किससे बनते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण से बनेंगे। मतलब ऊपर ऊपर ही बनते हैं ना प्लैंक्टन, तभी तो हमारी मछलियाँ वगैरह ऊपर ऊपर ज़्यादा रहती हैं। तो प्लैंक्टन वगैरह ये सारे सूर्य के प्रकाश से बनते हैं। और हम बात करें हमारे स्थल पारितंत्र पर तो घास वगैरह ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो पौधे वगैरह अपना भोजन बनाते हैं, और फिर यहाँ पर जो है उनको दूसरे उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय तृतीय चतुर्थ उपभोक्ता जो है एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर होते हैं हमारे प्राकृतिक पारितंत्र। उदाहरण जल हो गया, घास जो जंगल हो गया, घास के मैदान, मरुस्थल, नदियाँ, झीलें, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है। मछलियाँ वगैरह हम खाते हैं, पेड़ पौधों से हमें फल फ्रूट प्राप्त होते हैं, ये हमें गेहूँ वगैरह ज्वार ये हमें प्राप्त होता है। हमें ईंधन प्राप्त होते हैं, लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, हमें जो चारा प्राप्त होता है, हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं। तो ये प्राकृतिक पारितंत्र से ही प्राप्त होता है। सौर विकिरण तथा ऊर्जा सहायक जैसे हवा हो गई, प्रकाश हो गया, हवा, वर्षा, ज्वार भाटा,
पर निर्भर है, सौर विकिरण तथा ऊर्जा सहायकों जैसे हवा, वर्षा, इन पर ही निर्भर है। और उदाहरण से बात करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जवार नद मुख, कोरल रीफ, ये सारे किस में आती है? प्राकृतिक पारितंत्र में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए कौन कौन शामिल करते हैं प्राकृतिक पारितंत्र में। स्थल पारितंत्र होता है और जलीय पारितंत्र होता है। स्थल पारितंत्र की मैं बात करूं तो इसमें वन होता है, घास के मैदान होते हैं, मरुस्थल होते हैं, टुंड्रा वन होते हैं। और वन की बात करें तो यहाँ पर आप अलग अलग प्रकार के वन दिखाई देंगे। ट्रॉपिकल में जाएंगे तो उष्णकटिबंधीय वन दिखाई देंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे उपोष्णकटिबंधीय वन दिखाई देंगे, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे शीतोष्णकटिबंधीय वन दिखाई, शीतोष्ण जो है वो वन दिखाई देंगे। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो गए, शीतोष्ण पतझड़ वन हो गए, बोरियल या उत्तरी जो शंकुधारी वन हो गए, टेगा वन, टुंड्रा वन, ये हो गए। तो स्थलीय पारितंत्र में ये आता है। फिर हम जलीय पारितंत्र की बात करें तो दो प्रकार का जल होता है, एक तो ए लवण होता है, दूसरा लवण होता है। लवण में कौन होता है? लवण में वही होता है सागर समुद्र वगैरह जहाँ का पानी खारा है। तो जब सागरीय पारितंत्र है वो लवणीय जल होता है, लवणीय पारितंत्र होता है। और उसके बाद ए लवणीय कौन? नदियाँ वगैरह हो गई, ये कोई मीठी झीलें हो गई, तो मीठे पानी की झील है तो ये हमारी ए लवणीय पारितंत्र हो गई। इनके बीच वाला भाग कौन सा होता है? जब नदियाँ समुद्र सागर में गिरती हैं तो या तो डेल्टा बनाती है, एस्चुरी बनाती है, तो वो वाला क्षेत्र कौन सा? वो संक्रमणकालीन पारितंत्र होगा। तो इजी है सारी चीजें। फिर आता है कृत्रिम पारितंत्र, यानी पारितंत्र का वह भाग जो कि मानव द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप निर्मित किया जाता है। आपने कृषि भूमि का पारितंत्र देखा होगा। हम कृषि भूमि हम पेड़ पौधे बोते हैं, हम लगाते हैं, तो ये हमारे द्वारा बनाए हुआ है पारितंत्र। तो ये कृत्रिम पारितंत्र हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये अब हम देखते हैं घटकों के बारे में। टॉपिक था हमारा पारितंत्र के घटक। कौन कौन से घटक हो गए होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। तो अजैविक घटक हो गए और जैविक घटक होते हैं दो प्रकार के। जैविक घटक जो जिनमें हम बात करें तो जो मतलब एक तरीके से सजीव हैं जो अपना कार्य करते हैं, ठीक है, शोषण वगैरह क्रिया करते हैं, उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक भी उनका जो है उत्पादक उपभोक्ताओं का अपघटन करते हैं। तो जैविक घटकों की बात करें तो इसमें उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं, अपघटक आते हैं। और अजैविक घटकों की मैं बात करूं तो इसमें भौतिक कारक आते हैं और अकार्बनिक कारक आते हैं और कार्बनिक कारक आते हैं। कार्बनिक कारक कौन से? जो हम हमारे शरीर में है, हम प्रोटीन वगैरह लेते हैं, हम कार्ब्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गई, तो ये कार्बनिक कारक होते हैं। अकार्बनिक कारक कौन से होते हैं? जल हो गया, वायुमंडलीय गैस हो गई, हमारी मिट्टी, खनिज, ये चट्टान, ये अकार्बनिक कारक होते हैं। और भौतिक कारक कौन से होते हैं? जो तापमान हो गई, आर्द्रता हो गई, प्रकाश हो गया, वायुमंडलीय दाब होता है, स्थलाकृत्य वगैरह, ये सारे कुछ भौतिक कारकों में आते हैं। तो ये भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक, कार्बनिक कारक, ये मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं। और जैविक घटकों में हम उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटकों को शामिल करते हैं। देखिए, पारितंत्र के घटक, क्रियात्मक पारितंत्र में मुख्य रूप से दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से ऊर्जा प्रवाह के द्वारा जुड़े होते हैं। एक ही लक्ष्य होता है पारितंत्र, केवल ऊर्जा प्रवाह अच्छी तरीके से चलता रहे। तो अजैविक घटक की बात करें मित्रों, तो अजैविक घटक, पारितंत्र के अजैविक घटक 3 वर्गों में विभक्त किए जाते हैं: कार्बनिक घटक और भौतिक घटक और अकार्बनिक घटक। तो कार्बनिक घटक कौन से हो गए? तो कार्बनिक घटकों का जो निर्माण होता है वो पारितंत्र में विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। प्रोटीन वगैरह इनका निर्माण जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। तो जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होने वाले जो है घटक होते हैं उनको कार्बनिक घटक कहते हैं। और कार्बनिक जो घटक होते हैं हमारे अजैविक घटकों में आते हैं। तो इसलिए इन्हें रासायनिक घटकों के नाम से भी जाना जाता है। कार्ब्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये कार्बनिक घटक होते हैं। फिर भौतिक घटक आते हैं, इन्हें जलवायु घटकों को भी श्रेणी में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये तापमान हो गई, आर्द्रता हो गई, जब वायुमंडलीय दाब हो गई, अगर ये लंबी अवधि तक इनका हम अध्ययन करते हैं तो हम जलवायु के दृष्टि से देखते हैं। और अगर हम अल्प समय के लिए देखते हैं तो हम मौसम की दृष्टि से देखते हैं। तो भौतिक घटक में इन्हें जो जलवायु घटकों की श्रेणी में रखते हैं, यानी तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, पवन परिसंचरण आदि के साथ साथ ऊंचाई भी होती है। ऊंचाई जिस प्रकार बढ़ती जाएगी वैसे हमारा तापमान कम होता जाएगा, लेकिन समताप मंडल वगैरह उनमें कंडीशन अलग अलग होती है। तो ये सब चीजें जब हम विस्तार से भूगोल को पढ़ते हैं तब हम देखते हैं। फिर है अकार्बनिक घटक। अकार्बनिक घटक की मैं बात करूं तो इसमें जल आता है, हमारे मिट्टी आती है, खनिज आते हैं। खनिज अलग अलग प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा कैल्शियम हो गया, हमें अलग अलग प्रकार जो खनिज हमें, जैसे कि हमारा लोहा तत्व हो गए, या फिर जो है मैग्नीज हो गया, हमें अलग अलग प्रकार खनिज प्राप्त होते हैं। चट्टानें होती है कई प्रकार की, आग्नेय अवसादी वगैरह चट्टानें, तो अकार्बनिक घटकों में ये आते हैं। ठीक है। फिर है मित्रों की ये जो अजैविक घटकें हैं ये हमारे एक तरीके से निर्धारक होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि इनसे हमें पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर मनुष्य रह सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर भौतिक घटक, जैसे कि जहाँ पर हमारे नहीं होंगे, जल नहीं होगा, तापमान बहुत अधिक होगा, आर्द्रता अधिक होगी,
या फिर जो है वायुमंडलीय दाब वगैरह ये जो है कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे कि हमारा जो है निम्न होगा, हमारे जैसे कि जैसलमेर वाला क्षेत्र हो गया, तो वहाँ पर कोई मनुष्य रहना पसंद करेगा? वहाँ जहाँ पर खनिज नहीं है, जहाँ पर खनिज नहीं है, जहाँ पर की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, जहाँ पर जल की उपलब्धता कम है। तो ये सारे जो अजैविक घटक होते हैं ना, ये निर्धारक होते हैं। ये कह देते हैं कि जहाँ हम उपलब्ध होंगे तो वहाँ पर तो मनुष्य रहेगा, और जहाँ पर हम उपलब्ध नहीं होंगे या फिर हमारी जो है अति होगी, तापमान अधिक हो गया या फिर तापमान कम हो गया, तो जहाँ पर अति या फिर अल्पता देखने को मिलेगी, वहाँ पर मनुष्य नहीं रहना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने, अगर आपको मैं तपती भूमि पर छोड़ दूँ, तब तक जो है एकदम रेगिस्तान में छोड़ दूँ, क्या आप वहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे? या फिर मैं आपको -50 -80 डिग्री तापमान पर आपको छोड़ दूँ, क्या आप वहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आप जो है उसके अनुकूल बने ही नहीं हो। तो इस प्रकार मित्रों, जो हमारे ये जो है अजैविक घटक होते हैं, ये निर्धारित होते हैं। यानी ये कह देते हैं कि भाई कहाँ पर जो है जैविक घटक रह सकते हैं, जहाँ पर वो जो है पेड़ पौधे उग सकते हैं। जहाँ पर जल नहीं होंगे तो पेड़ पौधे ऑटोमेटिक नहीं उगे। जहाँ पर तापमान अधिक होगा तो वहाँ पर जो है जल जाएंगे, पेड़ पौधे नहीं रह पाएंगे, उनमें वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा। तो ये हमें बता देते हैं कि भाई जो आप कहाँ पर, मतलब जो अजैविक जो समुदाय होते हैं वो कहाँ पर रहेंगे, और कहाँ पर जो मतलब जैविक समुदाय होते हैं वो कहाँ पर रह सकते हैं और कहाँ पर नहीं रह सकते हैं। यानी इसलिए जो है ना सीमा कार्य जो कारक है तो वो भी है ना कहते हैं। अगला हमारे मित्रों की जैविक घटकों की बात करूँ तो इनको है मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक तो उत्पादक आते हैं इसमें, एक दूसरे उपभोक्ता आते हैं, और अब घटक आते हैं। उत्पादक की मैं बात करूँ तो उत्पादक कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यानी जो है इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं, कुछ खास जीवाणु, शैवाल, एल्गी होते हैं, वो आते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बना सकते हैं। ये हवा, प्रकाश वगैरह, इनसे जो है अपना इनसे अपना भोजन बना सकते हैं, ये पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे वगैरह। तो उनको हम क्या कहेंगे? उत्पादक कहेंगे। अर्थात ऐसे जीव जो स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं, स्वपोषी या फिर ऑटोट्रॉप्स इनको कहा जाता है। और ये प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं हमारे। कौन से? ये हमारे हरे पेड़ पौधे वगैरह जो स्वपोषी होते हैं। स्थलीय पारितंत्र में मित्रों यहाँ पर उत्पादक जो है प्राय जड़ युक्त है, यानी जो शाख, झाड़ी या वृक्ष वगैरह। जबकि गहरे जलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें पादप प्लवक यानी जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। समुद्र में देखेंगे तो आपको फाइटोप्लैंक्टन देखेंगे जो आप स्वपोषी करेंगे, जो एक तरीके से प्राथमिक उत्पादक होंगे। और अगर मैं स्थलीय पारितंत्र की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको ये जो हरे पेड़ पौधे देखेंगे आप, जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। तो इस प्रकार जो है जड़ी युक्त पौधे देखने को मिलेंगे स्थलीय पारितंत्र में। और हमें गहरे जलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है वहां पर हमें मिलेंगे फाइटोप्लैंक्टन, जो जहां तक प्रकाश पहुंचेगा। डायोस्फोटिक क्या होता है, फोटिक जोन क्या होता है, जब हम समुद्री वगैरह वो भूगोल पढ़ते हैं तब हम उनका अध्ययन करते हैं। तो डायोस्फोटिक या फोटिक जोन तक जो है फाइटोप्लैंक्टन देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होता है? ये भोजन होता है एक तरीके से, जो स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो नामक प्लवक जो पौधे प्रमुख उत्पादक होते हैं। जब पर्यावरण स्थिति अनुकूलतम रहती हैं तो पादप प्लवक जो इतना भोज्य पदार्थ उत्पादित करते हैं जितना कि प्रति इकाई क्षेत्रफल भूमि या जलीय सतह में बड़ी झाड़ियों या बड़े वृक्षों द्वारा तैयार होता है। तो जहां पर पर्यावरण स्थिति अनुकूलतम होगी, यानी समुद्र की दृष्टि से जहां पर अगर तापमान अधिक हो गया किसी समुद्र में तो फिर वहां पर फाइटोप्लैंक्टन नहीं बन पाएंगे। अगर तापमान एकदम जो है सामान्य तापमान है, अगर वहाँ की लवणता भी काफ़ी इफेक्ट करती है, अगर लवणता अधिक होगी तो वहाँ पर जो है देखने को नहीं मिलेंगे फाइटोप्लैंक्टन। अगर लवणता कम हो गई तो और फाइटोप्लैंक्टन नहीं देखने को मिलेंगे। तो हर चीज़ अनुकूल होगी ना, तभी वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन होगी। और फाइटोप्लैंक्टन इतना भोजन बना सकते हैं जितना कि स्थल के द्वारा। हम देखते हैं कि भाई समुद्र में क्या कुछ भोजन होगा, मछलियाँ, छोटी छोटी मछलियाँ क्या खाती हैं, तो वो फाइटोप्लैंक्टन ही खाती हैं। तो इस प्रकार फाइटोप्लैंक्टन आपको याद रखना है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। और हमारे जो है स्थलीय पारितंत्र में हमारे हरे पेड़ पौधे होते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? हमारे उत्पादक कहा जाता है मित्रों। फिर मित्रों आते हैं हमारे उपभोक्ता। उत्पादक जो है, उत्पादकता की बात करें वो उत्पादकता अलग होगी, और उत्पादक होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है ना। उत्पादकता तो मतलब कुल संचित ऊर्जा होती है। कोई भी जो उत्पादक होता है वो कितना कुछ भोजन बना सकता है, वो हम उत्पादकता उसको कहते हैं। तो उत्पादकता अलग होगी और हम जो उत्पादक होते हैं वो अलग होते हैं। और मैं बात करूं मित्रों तो आजकल जो है ये हमारे नवीन जो वैज्ञानिक आ रहे हैं, जो इकोलॉजिस्ट आ रहे हैं, वो उत्पादक को आजकल एक नया नाम देने लगे और वो उनका नाम है परावर्तक। अगर आपसे पूछ ले जाए ना कहीं परावर्तक आपको देखने को मिल जाए और आप सोचने लग जाए कि आखिर ये क्या हो रहा है, तो परावर्तक का अर्थ होता है उत्पादक ही होता है। तो उत्पादक जो प्रकाश संश्लेषण या फिर रसायन जो संश्लेषण होता है उससे ये जो है अपना भोजन बनाते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया वगैरह ये अपना रसायन संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, और शैवाल वगैरह और जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं।
और शायद डाइटस वगैरह ये होते हैं जो अपना जो भोजन है रसायन संश्लेषण से बनाते हैं। तो उत्पादक आपको याद रखना, और हमारे होते हैं उपभोक्ता। फिर हम देखते हैं उपभोक्ता जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। लेकिन इसमें भी जो है हमें अलग अलग स्तर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ी चेन हो जाती है। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, खुद भोजन नहीं बना सकते। तो उसमें हम बात करें तो सबसे पहले होता है हमारा प्राथमिक उपभोक्ता, फिर हम देखते हैं मित्रों मध्य उपभोक्ता को, और फिर हम देखते हैं सर्वोच्च उपभोक्ता को। लेकिन ये अगर मध्य सर्वोच्च अगर हम और भी उनका कैटेगराइजेशन वगैरह करते जाएं तो काफ़ी जटिल हो जाती, कॉम्प्लेक्स हो जाती चीज़ें। तो हम सीधा पढ़ लेते हैं भाई प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। लेकिन अगर मैं बात करूं अन्य कैटेगराइज से यानी वर्गीकरण से, तो हमें देखने को मिलता है प्राथमिक उपभोक्ता और मध्य उपभोक्ता और तृतीय जो हमारे सर्वोच्च उपभोक्ता, वो भी मैं आपको बता दूंगा भाई। अगर आपसे पूछ ले जाए सर्वोच्च उपभोक्ता किसे कहते हैं या फिर जो मध्य उपभोक्ता में कौन आते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता की बात करूं मित्रों तो वे उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं, यानी ये जो प्राथमिक उपभोक्ता वाले होते हैं ये हमेशा शाकाहारी होते हैं। ये इसमें आप सर्वाहारी या फिर मांसाहारी को शामिल नहीं कर सकते। यहाँ पर केवल क्या होगा, यहाँ पर केवल शाकाहारी होगा, क्योंकि ये जो है सीधे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। पेड़ पौधों ने तो अपना भोजन बना लिया और ये अपना क्या करेंगे, इन पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। तो वे उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता या फिर शाक भक्षी कहलाते हैं। जैसे चरने वाले पशु, बकरी, खरगोश, ऊंट, इनको हम कहते हैं भाई चर रहा है मतलब चरने वाले जो पशु होते हैं, और बकरियां पे खरगोश, ऊंट वगैरह, टिड्डे वगैरह, ये भी जो इन पर निर्भर करते हैं। तो ये हमारे आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में। फिर मित्रों हमारा मध्यम उपभोक्ता आते हैं, और मध्य उपभोक्ता में हम जो है द्वितीयक, तृतीयक, ये सारे मध्य उपभोक्ता में आते हैं। जैसे कि आपको तृतीयक दिखाई दे रहा है, सर्वोच्च उपभोक्ता की परिभाषा अलग है और तृतीयक उपभोक्ता पर द्वितीयक उपभोक्ता की अलग है परिभाषा। तो मध्य उपभोक्ता में ये दोनों आ जाते हैं, द्वितीयक भी आ जाता है और तृतीयक भी आ जाते हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता की मैं बात करूं मित्रों तो ये हमेशा शाक भक्षी भी हो सकते हैं, और यहाँ पर जो प्राथमिक उपभोक्ता उन पर भी निर्भर रह सकते हैं। यानी द्वितीयक उपभोक्ता में हमेशा क्या आएंगे, सर्वाहारी आएंगे। क्या आएंगे मित्रों हमेशा सर्वाहारी आएंगे। लेकिन ये बड़े स्तर पर जो मांस का सेवन नहीं करते हैं, यानी जो है आपको पता है कि मांस तो अपर लेवल पर भी जा सकता है। जैसे कभी आपने शेर का मांस खाया, आपने केवल किसका मांस, बकरी का मांस खाया होगा है, तो इनका मांस आप खाते हैं। तो ये जो मांस होता है ये प्राथमिक उपभोक्ता वाला मांस होता है, जो इतना अपर लेवल का नहीं है। तो वे उपभोक्ता जो पोषण के लिए शाक भक्षी यानी पेड़ पौधों पर या फिर अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, और इसमें सर्वाहारी आते हैं, जैसे कि मानव हो गए, सांप, भेड़िए आदि वगैरह आ जाते हैं। फिर है मित्रों तृतीयक उपभोक्ता, जो हमारा मध्य उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। तृतीयक उपभोक्ता यानी जो ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं, यानी ये मांस भक्षी हो गए। ये क्या होंगे, ये मांस भक्षी होंगे। यहाँ पर सर्वाहारी वाली प्रवृत्ति नहीं देखने को मिलेगी, सर्वाहारी केवल द्वितीयक उपभोक्ता में देखने को मिलेगी। अगर आप कह दो कि तृतीयक उपभोक्ता भी सर्वाहारी होते हैं, नहीं, तृतीयक उपभोक्ता केवल और केवल मांसाहारी होते हैं। ये तो या तो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करेंगे या फिर द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर करेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता वो जो पेड़ पौधों को खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता वो जो प्राथमिक उपभोक्ता और हमारे जो पेड़ पौधों को खाते हैं। लेकिन तृतीयक उपभोक्ता केवल उपभोक्ताओं को खाते हैं, वो उत्पादकों को नहीं खाते हैं। तो तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, ओनली फॉर मांसाहारी होते हैं। तो इसमें वे उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं, जैसे कि बाज हो गया, बड़ी सारक हो गई, शेर हो गया, बाघ हो गया, ये केवल जो है उपभोक्ताओं को खाते हैं। अब मित्रों सर्वोच्च उपभोक्ता क्या होता है, सर्वोच्च उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ता होते हैं जिनको दूसरा कोई नहीं खा सकता। ठीक है, शेर को आगे कौन खाएगा, है, सारक को आगे कौन खाएगा। तो ये जो होता है कि भाई आपको जो मैं बात करूं ऐसे उपभोक्ता होते हैं जिनको दूसरा कोई नहीं खाएगा, यानी इनका जो है उनके बाद ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो अवरुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं भाई ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, उत्पादक से ऊर्जा आई हमारे प्राथमिक उपभोक्ताओं में, प्राथमिक उपभोक्ता और उत्पादक से ऊर्जा आई हमारे द्वितीयक उपभोक्ता में, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं से ऊर्जा आई हमारी तृतीयक उपभोक्ताओं से। अब तृतीयक जो उपभोक्ता होंगे उनके बाद जो है ऊर्जा का स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। उसके बाद कौन खाएगा उनको, शेरों को कौन खाएगा, उनका सीधा वही होता है, मर जाते हैं और उनके बाद अपघटन हो जाता है उनका। तो इस प्रकार सर्वोच्च उपभोक्ता क्या होते हैं, ऐसे उपभोक्ता जिनके बाद ऊर्जा का स्थानांतरण संभव नहीं होता। तो सर्वोच्च उपभोक्ता आपसे पूछे तो इसका अर्थ होगा कि ऊर्जा का स्थानांतरण आगे नहीं होगा। और तृतीयक उपभोक्ता ये शीर्ष मांस पक्षी होते हैं, ये शीर्ष मांस पक्षी होते हैं, और इनको भी आप सर्वोच्च उपभोक्ता की श्रेणी में रख सकते हो मित्रों अगर चाहो तो। लेकिन आपको केवल जो पीडीएफ में लिखा वो याद कर लेना काफी होगा। तो उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और हमारे तृतीयक उपभोक्ता। आगे बढ़ते हैं।
अगला मित्रों अपघटक या फिर जो मृत जीवी होते हैं डिकम्पोजर और जो सेफ्रोफाइट होते हैं उन वो क्या होते हैं। तो ये तो आप जानते हैं भाई अपघटन करते हैं, यानी इसमें मुख्यतः बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, जो कवक वगैरह आते हैं, जो ये पोषण के लिए मृत जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं या फिर अपरद होते हैं डेट्रिटस, उन पर ये निर्भर रहते हैं। और उपभोक्ता की तरह ये हमारे जो अपघटक होते हैं ये अपना भोजन निगलते नहीं है। उपभोक्ता तो आपको पता है कि भोजन जो है हमेशा ऐसे निगलते रहते हैं, लेकिन निगलते अपने शरीर के अंदर डालते हैं, लेकिन अपघटक ये खाते नहीं है, यानी ये अंदर नहीं डालते अपने, बल्कि ये अपने शरीर से जो है मृत या मृत प्राय जो पौधों तथा पशुओं का उस पर एंजाइम खुद छोड़ते हैं और उनके एंजाइमों से उनका अपघटन होता है, यानी जो मृत कार्बनिक पदार्थ या फिर अपरद होता है, यानी जो मृत पौधे होते हैं, पशु होते हैं मृत, उनका अपघटन होता है। यानी उपभोक्ता तो भोजन निगलते हैं। यहाँ पर एक अन्य विशेषता आ जाती है, वो तो उत्पादक तो अपना भोजन किस प्रकार निकलेगा आप जानते हैं, लेकिन उपभोक्ता क्या करते हैं, ये भोजन निकलते हैं अपने शरीर के अंदर डालते हैं। जो बकरी वगैरह ये घास को अपने शरीर में डालती हैं, फिर अब द्वितीयक उपभोक्ता वाले जो मानव वगैरह सांप भेड़िए वो अपने शरीर पेट में डालते हैं, अन्य भोजन के लिए भोजन को डालते हैं। फिर जो शेर वगैरह ये अपने शरीर के अंदर भोजन डालते हैं और एनर्जी प्राप्त करते हैं। लेकिन अपघटक होता है ना, ये अपने अंदर नहीं डालते, बल्कि ये कुछ ऐसे रसायन वगैरह छोड़ते हैं और उनके माध्यम से जो है मृत जो पौधे वगैरह होते हैं, पशु वगैरह होते हैं और मृत कार्बनिक पदार्थ और अपरद होता है, उनका क्या होता है, अपघटन होता है। इन मृत अवशेषों के बाह्य श्वसन पाचन से सामान्य एक कार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता है, जिनका अपघटकों के द्वारा उपभोग किया जाता है। तो इन मृत अवशेषों के बाह्य श्वसनीय पाचन से बाह्य श्वसनीय जो पाचन होता है उनका, उसके माध्यम से जो वो सामान्य एक कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनका जो अवसर्जन करते हैं मित्रों। कार्बनिक क्या होते हैं, कार्बनिक तो हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह वो आते हैं, और एक कार्बनिक क्या होते हैं जो हम जिसमें हम शामिल करते हैं हमारे किसको, जिसमें हम शामिल करते हैं मिट्टी को, जिसमें हम शामिल करते हैं हमारे जो है जल को, हम वायुमंडलीय गैस को। तो ये क्या होती हैं, ये होती हैं कि बाह्य श्वसन पाचन से जो मृत अवशेषों के द्वारा जो छोड़े जाते हैं एक कार्बनिक पदार्थ, उसके बाद वो मिट्टी में बदल जाएंगे, उसके बाद जो जल में बदल जाएंगे, ठीक है, मतलब जल का उत्सर्जन कर देते हैं। तो ये हमारे क्या होता है मित्रों, ये हमारे एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों के द्वारा क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है, और फिर अपघटक ये इसका उपभोग करते हैं। तो अपघटकों के द्वारा मित्रों हमारी क्या बनती है, मिट्टी वगैरह इनका जो है निर्माण होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे मित्रों कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता क्या होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता क्या होती है, तो उत्पादक समूह के द्वारा जैव रासायनिक प्रक्रिया या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अर्जित या फिर संचित की गई कुल ऊर्जा की मात्रा को ही पारितंत्र की उत्पादकता कहते हैं। यानी उत्पादक तो वो हो गए जो उत्पादन करेंगे, उत्पादकता वो हो गई भाई उन्होंने कितना उत्पादन किया है ये बता दो। तो रासायनिक प्रक्रिया और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से कुल संचित की गई ऊर्जा की मात्रा को पारितंत्र की उत्पादकता कहते हैं। और ये उत्पादकता होती है मित्रों, ये जैव द्रव्यमान मापती है। और जैव द्रव्यमान किसको कहते हैं, तो जैव द्रव्यमान मापा जाता है किलोग्राम कैलोरी, यानी किलोग्राम कैलोरी एक वर्ग सेंटीमीटर में कितना होता है, तो उसको हम कहते हैं जैव द्रव्यमान। तो ये जो होते हैं ऊर्जा होती है मित्रों, और इसको हम पारितंत्र की उत्पादकता कहते हैं। और ये हमारी दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती हैं। कौन, उत्पादकता, एक होती है प्राथमिक उत्पादकता और दूसरी होती है हमारी द्वितीयक उत्पादकता। कौन सी होती है, द्वितीयक उत्पादकता। कौन सी होती है, द्वितीयक उत्पादकता और प्राथमिक उत्पादकता। यहाँ पर अगर आप, ठीक है कोई ना, हाँ ठीक है। अगर अब हम देखते हैं प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, तो जो आपने उत्पादकता की परिभाषा पढ़ी उसको आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि प्राथमिक उत्पादकता यही होती है कि भाई उत्पादक समूह के द्वारा पेड़ पौधे वगैरह जो होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण या फिर जो रासायनिक संश्लेषण होता है उसके द्वारा संचित ऊर्जा की मात्रा को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। जैसे वनस्पति समूह की उत्पादकता, ये जो प्राथमिक उत्पादकता होती है ये दो प्रकार की होती है। एक तो जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और होती है हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता। सकल यानी संपूर्ण आ जाएगा, यानी कुल संचित मात्रा ऊर्जा की, और शुद्ध आता ही हमारा क्या हो जाएगा, उसमें जो डेप्रिसिएशन होता है यानी ह्रास होता है उसको हम घटा देते हैं जीपीपी में से, तो हमें मिलता है एनपीपी यानी शोषण आदि क्रियाओं के अंत उपरांत उत्पादकताओं में बची जो उत्पादक होते हैं उनमें जो शेष बची हुई ऊर्जा की मात्रा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। यानी जो उत्पादक होते हैं जिस ऊर्जा का अपने अंदर शरीर में यूज कर ले, मतलब अपने जो है अपने शोषण प्रक्रिया वगैरह होती है उसमें यूज कर लेते हैं, और उसके बाद जो उनमें ऊर्जा बचती है उसको हम कहते हैं एनपीपी। यानी मान लीजिए 100 जो है यहाँ पर यूनिट उन्होंने एनर्जी
प्रोडक्शन किया किसने, पेड़ पौधे ने। अब 100 यूनिट में से 10 मान लीजिए उन्होंने खुद यूज कर ली श्वसन प्रक्रिया वगैरह में, तो अब बची कितनी, 90। तो ग्रोस कितनी होगी, 100 होगी। एनपीवी कितनी होगी, 90 होगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जो प्राथमिक उत्पादकता होती है किसकी होती है, जहां पर सदाबहार वन होंगे, प्रवाल भित्तिया वगैरह होगी, वहीं पर होगी। और द्वितीयक उत्पादकता क्या होती है मित्रों, तो इससे तात्पर्य होता है प्राथमिक उपभोक्ताओं के द्वारा निर्मित किए गए जैव भार से। यानी प्राथमिक उपभोक्ता कौन, जो पेड़ पौधों को खाते हैं, तो उत्पादकों को खाते हैं, तो उत्पादकों को जब खाया, जो उनको एनर्जी मिली, तो जो हमारी द्वितीयक उत्पादकता होती है। क्यों, क्योंकि ये जो द्वितीयक और हमारे जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, उनके लिए आगे ये भोजन बनाते हैं कौन, हमारे प्राथमिक उपभोक्ता। तो इस प्रकार प्राथमिक उपभोक्ता किस में आते हैं, हमारे द्वितीयक उत्पादकता में आते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके से उत्पादक होते हैं। ये आगे ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, ये दूसरों के लिए भोजन है। तो जो भोजन होता है वही हमारी एनर्जी होती है। तो भोजन कौन कौन होते हैं, एक तो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और दूसरे हमारे उत्पादक होते हैं। तो उत्पादकों की जो उत्पादकता क्या होगी, प्राथमिक उत्पादकता होगी, और प्राथमिक उपभोक्ताओं की उत्पादकता क्या होगी, उनमें जो संचित ऊर्जा होगी वो हमारी होगी द्वितीयक उत्पादकता। यानी इससे तात्पर्य प्राथमिक उपभोक्ताओं के द्वारा निर्मित किए गए जैव भार से होता है किसी पारितंत्र में। और जैव भार या जैव द्रव्यमान किसको कहते हैं, या ऊर्जा किसको कहते हैं जो पारितंत्र में होती है, तो किलोग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर को हम क्या कहेंगे, जैव भार कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है जो बच्चों वाला टॉपिक है, यानी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला हमेशा एक रेखीय होती हैं, खाद्य जाल हमेशा जो है बहुरेखीय होती हैं। इसमें अलग अलग प्रकार की बहुरेखा देखने को मिलती हैं। तो खाद्य श्रृंखला, आहार श्रृंखला, यानी पारितंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर पर खाद्य जो ऊर्जा होती है उसका स्थानांतरण के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सभी जो जीव हैं अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इससे जो श्रेणी बनती है, जो श्रृंखला बनती है, इसलिए आहार के उद्देश्य से उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक की जो कर्मिक श्रृंखला होती है, उसी को एक दिवसीय जो श्रृंखला होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि आपने बनाया होगा, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को छिपकली खाती है और छिपकली को बाज खाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, यहाँ पर उत्पादक देख रहे हैं आप, यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता देख रहे हैं, और फिर यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता या फिर सर्वोच्च उपभोक्ता आप देख रहे हैं। तो ये हमारी होती है आहार श्रृंखला। केवल आपको याद रखनी है भाई एक दिवसीय श्रृंखला होती है। फिर है मित्रों हमारी आहार श्रृंखला जो होती है ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो चारण आहार श्रृंखला, यानी वह आहार श्रृंखला जिसका जो आरंभ है प्रकाश संश्लेषी पादप समूह से होता है, यानी घास से होता है। किसी भी जो है आहार श्रृंखला का जो है शुरुआत घास से होगा, उसी को हम क्या कहेंगे मित्रों, चारण आहार श्रृंखला कहेंगे, क्योंकि घास को चरा जाता है। तो वह आहार श्रृंखला जिसका आरंभ प्रकाश संश्लेषी पादप समूह से होता है उसे चारण आहार श्रृंखला कहते हैं। फिर जैसे कि आप घास को कौन खाता है, गाय खाती है, गाय को कौन खाएगा, शेर खाएगा। और फिर आती है मित्रों अपरदी, पैरासाइटिक को छोड़िए, आप अपरदी देखिए पहले, अपरदी आहार श्रृंखला। अपरदी आहार श्रृंखला यानी अपरदी मैंने बताया था आपको, डाइट्रेटस। तो ये क्या होते हैं, ये मृत कार्बनिक पदार्थ वगैरह होते हैं, मृत पशु वगैरह, तो अपरदी होते हैं। तो जब आहार श्रृंखला जो होती है उसका आरंभ मित्रों जीवित के स्थान पर मृत पादप या फिर जो जंतु समूह होते हैं उनसे आरंभ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अपरदी आहार श्रृंखला कहते हैं। यानी मृत जो पादप वगैरह जो जीव समूह होता है वहां से जो शुरुआत होती है उसको हम क्या कहेंगे, अपरदी आहार श्रृंखला कहेंगे। और उनको खाता कौन है, तो अपघटन करता जो होता है वो आते हैं, यानी जो है बैक्टीरिया वगैरह। तो वहां से जो है यहाँ पर आहार श्रृंखला प्रारंभ होती है। और उन जो बैक्टीरिया वगैरह को कौन खाते हैं, तो केंचुआ खाता है, और केंचुआ को फिर कौन खाते हैं, पक्षी वगैरह खाते हैं। तो ये हमारी होती है अपरदी आहार श्रृंखला। और पैरासाइटिक आहार श्रृंखला आपसे पूछ लिया जाए तो केवल ये बता देना कि इसमें जो आहार श्रृंखला होती है वो यहाँ पर कोई बड़ा उपभोक्ता होगा, वहां से स्टार्ट होगी, कोई शेर होगा, बाज होगा, तो वहां से जो है कोई आहार श्रृंखला हमें देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसी हमें कम ही देखने को मिलती है हमारी पारितंत्र में। तो जब कोई बड़ा उपभोक्ता समय सूक्ष्म तथा आश्रित उपभोक्ताओं द्वारा आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी छोटे उपभोक्ता के द्वारा बड़े उपभोक्ता का जब आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, तब हम उसको, जब वहां से जो श्रृंखला प्रारंभ होती है उसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइटिक आहार श्रृंखला कहते हैं। आगे मित्रों हमारी खाद्य जाल, ये खाद्य जाल क्या होती है, देखिए खाद्य श्रृंखला तो हमने देखा कि भाई ये एक रेखे होते हैं, यानी घास होता है, घास को कौन खाएगी, गाय खाएगी, फिर गाय को शेर खाएगा। तो इस प्रकार हमें एक जीव, मतलब एक स्तर पर, यानी एक उपभोक्ता मन, जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता हो गए वहां पर हमें एक जीव देख रहे हैं, द्वितीयक उपभोक्ता वहां पर एक जीव देख रहे हैं, और उत्पादक हम घास ले रहे हैं, यानी हम जो है एक एक जो है जीवों को ले रहे हैं, एक एक उपभोक्ताओं से, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक रेखी होती है। तो यहाँ पर बात करें खाद्य जाल में, तो यहाँ पर हमें एक ही उपभोक्ता, जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता, यहाँ पर हम कई प्रकार के
उपभोक्ता लेंगे, 4, 5, 6, 7 हम कितने प्रकार के उपभोक्ता ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा मित्रों, कई सारी आहार श्रृंखला एक साथ जुड़ जाएगी, तो वही हमारे जाल बना देती है। जब ये इस प्रकार आप कोई संरचना बनती है तब उसको क्या कहते हो, जाल कहते हो। तो ये हमारी खाद्य जाल बनती है। इस प्रकार की यहाँ पर कई प्रकार की हमें आहार श्रृंखला देखने को मिलती है। फिर मित्रों एक खाद्य ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशा होता है। किस प्रकार कि आपने जैसे देखा हो, जो उत्पादक है, मान लीजिए घास है, घास को किसने खाया, घास को जो बकरी ने खाया, बकरी को किसने खाया, बकरी को यहाँ पर शेर ने खाया। तो जब घास को खाया तो यहाँ पर जब मैं आपको ऊर्जा प्रवाह का नियम बताऊंगा कि भाई 10% का नियम जो लिंडमैन ने दिया था, तो उस नियम के अनुसार क्या होता है कि भाई 100% उसके पास ऊर्जा होती है, तो 100% का उसका केवल 10% ही बकरी के पास ऊर्जा जाएगी। तो उसके पास कितनी है, 10% आ गए। अब 10% का 10% ही शेर के पास जाएगा, तो कितना आ गया, 1% आ गया। तो इस प्रकार 100, 10, 1 ये आपको दिखाई क्या दे रहा है, यहाँ पर एक रेखिया होगा। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि भाई टेढ़ा होगा मेरा, नहीं, ये एक रेखीय प्रवाह होगा। किसी भी आहार श्रृंखला में जो है ऊर्जा प्रवाह एक रेखीय होता है। तो खाद्य जो जाल होता है मित्रों, यहाँ पर प्रवाह तो एक दिशा होगा, प्रवाह ऊर्जा का प्रवाह तो एक दिशा हो गया। यानी जब कोई जो है कोई जीव जब खाएगा किसी को तभी वहां पर ऊर्जा का प्रवाह होगा, और जब वो जीव खाएगा तब वो श्रृंखला बनेगी, उससे हम क्या प्राप्त होगा, उससे हमें जो है ऊर्जा का प्रवाह होगा। तो ऊर्जा प्रवाह तो एक दिशा होगा, ऊर्जा का प्रवाह तो एक दिशा होगा। लेकिन यहाँ पर कई सारे जब जीव आते हैं साथ में मित्रों, तो जब जीव आने की वजह से यहाँ पर जो है बहुरेखीय हो जाता है, क्या आहार श्रृंखला या फिर जो है वो बहुरेखीय हो जाता है, पारितंत्र यहाँ पर बहुरेखीय हो जाता है। आहार जो ये श्रेणी है, श्रृंखला है आहार जो हमारी, वो हमारी क्या हो जाती है, बहुरेखीय हो जाती है। और जब ये बहुरेखीय होती है तभी हमारी क्या बनती है मित्रों, खाद्य जाल बनती है। यानी पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होते हुए भी जो है बहुरेखीय होता है, जो कि एक दूसरे से अंतर्ग्रंथित होती हैं। उसे हम क्या कहते हैं मित्रों, उसे हम कहते हैं आहार जाल कहते हैं। यानी खाद्य श्रृंखलाओं का जो संयोजन होता है वही हमारा खाद्य जाल होता है और कुछ नहीं होता। आपको केवल ये याद रखना है कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि पारितंत्र में जो प्रत्येक मतलब जो आहार के उद्देश्य से उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक की जो क्रमिक श्रृंखला होती है वो तो हमारी आहार श्रृंखला होती है, और खाद्य जो जाल होता है वो हमारा आहार श्रृंखलाओं का, खाद्य श्रृंखलाओं का संयोजन होता है, वो हमारा खाद्य जाल होता है। आपको केवल ये याद रखना है। फिर मित्रों जिस पारितंत्र में आहार जाल जो अत्यधिक समृद्ध होगा, यानी बहुत प्रकार की हमें जो है आहार श्रृंखला देखने को मिलेगी, उसमें और बहुत प्रकार का जो है एक तरीके से अंतर्ग्रंथित हो जाएगा हमारा जाल जो है आहार जाल। उससे जो है मित्रों क्या होगा, हमें ये प्राप्त होगा कि पारितंत्र उतना ही अधिक जो है स्थायी पाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक पोषण के स्तर के लिए विभिन्न प्रकार की भोजन संबंधी विकल्पों की उपस्थिति पाई जाती है। यानी शेर के पास बहुत प्रकार के जो है विकल्प होंगे, सांप के पास बहुत प्रकार के विकल्प होंगे, चूहों के पास बहुत प्रकार के विकल्प होंगे, बिल्ली के पास बहुत प्रकार के विकल्प होंगे। तो इस प्रकार जीवों के पास भोजन के लिए बहुत प्रकार के विकल्प बन जाते हैं। किस प्रकार, किसमें, आहार जाल में। तो जितना आहार जाल आपका समृद्ध होगा उसमें आपका पारितंत्र हो उतना ही क्या होगा, स्थायी होगा। क्यों, क्योंकि स्थायी होगा। स्थायी क्यों होगा, स्थायी तभी होगा जब वहां पर भोजन होगा। जब भोजन नहीं होगा तो फिर स्थायी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार भोजन हमेशा पारितंत्र में बड़ा रोल निभाता है, और तभी तो हम कहते हैं भाई ऊर्जा पर, ऊर्जा किससे आती है, भोजन से आती है। जब भोजन है तो ऊर्जा है, ऊर्जा है तभी जीव है, बस ये बात है। अगला है मित्रों पिरामिड क्या होते हैं, तो ये आपको पता होना कब चाहिए भाई आखिर ये पिरामिड क्या होते हैं। पिरामिड जानते हैं भाई इस प्रकार के बनते हैं, और कोई उल्टे पिरामिड भी होते हैं। तो पारिस्थितिकी पिरामिड पढ़ते, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में प्रथम से उच्च पोषण स्तरों में जातियों की संख्या, जैव मास और संचित ऊर्जा उसकी प्राप्यता में क्रम से कमी होती जाती है। इससे तो सीधा पिरामिड बनेगा। यानी ये बता रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पर तो उत्पादक आएंगे, फिर यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता आएंगे, फिर यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता आएंगे, फिर यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता आएंगे। तो जिस प्रकार आप इन स्तरों पे ऊपर चलते जाएंगे, यानी उत्पादक से आप जाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता में, उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता से जाएंगे आप द्वितीयक उपभोक्ता में, द्वितीयक उपभोक्ता से जाएंगे आप तृतीयक उपभोक्ता में। जिस प्रकार आप उपभोक्ता के स्तरों में चलते जाएंगे ऊपर की ओर, तब आपको वहां पर एक तो जैव मास, दूसरी जातियों की संख्या और संचित ऊर्जा की जो उपलब्धता है उसमें कमी होती जाएगी। घास कितनी आप देखते हैं ना, हमारे आप गांव में देखिए कितनी घास है, कितने मतलब पेड़ पौधे हैं। अब जब पेड़ पौधे कितने हैं और उस पर बकरियां कितनी चरती हैं, किसी घर में मुश्किल से 1-2 बकरियां मिलती हैं, मुश्किल से, और कोई तो रखता ही नहीं है बकरियां, गाय भैंस वगैरह। तो ये क्या बता रहा है कि आप प्राथमिक उपभोक्ता में आए और वहां पर जीवों की संख्या घट गई, फिर आप द्वितीयक उपभोक्ता में जाए,
ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सांपों को पालता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बाजों को पालता है, शेरों को पालता है? ये कहाँ रहते हैं? ये हमारे जो है राष्ट्रीय पार्क वगैरह रहते हैं। और राष्ट्रीय पार्क वगैरह कितने से, बताओ मुझे कितने से? 106 है हमारे राजस्थान मतलब भारत में, और 106 में से 2-3 ऐसे नेशनल पार्क हैं जहाँ पर शेर वगैरह रहते हैं। और आपको शेर कहीं देखने को मिला या फिर सर्कस में, चिड़ियाघर में, वहाँ पर आपको देखने को मिले होंगे तो हैं। तो ये बता रहा है कि जिस प्रकार आप ऊपर चले जाएंगे ना, द्वितीयक से तृतीयक में चले जाएंगे, तो आपको वहां पर जीवों की संख्या कम देखने को मिले। आपने कितनों ने बाज देखा होगा, चील वगैरह देखी होगी, हैं कितनों ने देखी होगी? अब मुश्किल से देखी होगी शायद कभी अपने जीवन में, वो भी आकाश में उड़ते हुए या फिर फोटो में, या फिर एक तरीके से मैं कहूँ कहीं चिड़ियाघर वगैरह में। तो ये बता रहे हैं। और अगर मैं बात करूं, अब जब आप जाते हो मतलब वनों में जाते हो, तब वहां पर आपको प्राप्त होता है। लेकिन वहां पर भी आपको पता है कि जंगल का राजा कौन होता है? एक ही होता, शेर होता है। और एक वन में भी कितने हमें शेर देखने को मिल सकते हैं? 10-15 इतने ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद बकरियां, हिरण वगैरह वो थोड़े से देखने को मिलेंगे। लेकिन वन में क्या होते हैं सर्वाधिक? वन का अर्थ क्या है? जहां पर पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि उत्पादक अधिक मात्रा में है। तो भाई कि जहां पर जिस इस प्रकार अगर मैं आपको ब्रीफ में समझाऊं तो खाद्य श्रृंखला में प्रथम से उच्च पोषण स्तरों में जातियों की संख्या, जैव मास और संचित ऊर्जा। अब जैव मास किस प्रकार? अब भाई आप देख रहे हो पेड़ पौधे अधिक मात्रा में है, घास वगैरह अधिक मात्रा में है। जो अधिक मात्रा में होगा उसका जैव मास अधिक होगा या नहीं होगा? उसका भार अधिक होगा या नहीं होगा? आप सोच रहे हो भाई घास तो हल्की होती है। अरे ऐसे मत तोलिए, आप तो एक छोटी सी पत्ती को लेकर के तोल रहे हो। आप पूरी घास को तोलिए, फिर देखिए आप, और फिर उस घास को तोलिए और उसमें चलने वाली जो बकरियां होती हैं उसको तोलिए। आपको घास का जो है भार अधिक देखने को मिलेगा मित्रों। आपको घास का, पेड़ पौधों का भार अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैव मास। और आप फिर उसके बाद शेर का जैव मास तोलना, आप शेर का भार तोलना, कितना मिलेगा आपको? शुष्क भार तोलना आप शेर का, वो जो है बकरियों के जैव मास से भी कम होगा। क्यों? क्योंकि है ही कम हमारे शेर। तो उच्चतम स्तर पर जाते समय जातियों की संख्या यानी जीवों की संख्या, यानी जीवो मान लीजिए यहाँ पर जाते हैं जीवों की संख्या, और हमारे जैव मास वो कमी होती जाती है। और संचित ऊर्जा तो आपको पता है कि 100% से 10% ही जाती है। ऊर्जा प्रवाह का नियम आप लिंडमैन का आगे पढ़ोगे तो आप देखेंगे भाई ऊर्जा कम पहुंचती है आगे। ठीक है, तो संचित ऊर्जा में भी कमी होती है, जीवों की संख्या में भी कमी होती है, और जैव मास की में भी कमी होती है। तो इससे पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। आगे हम पढ़ेंगे। प्रथम पोषण स्तर में बायोमास, संचित ऊर्जा और जीवों की संख्या, और 3 ही पिरामिड पढ़ते हैं हम मित्रों। ठीक है ना। अलग अलग पारितंत्र में हो सकता है कि पारितंत्र कहीं उल्टा बन जाए, वो अपवाद स्वरूप वो हमें याद भी रखना होगा। अधिकतम जो है होती हैं तथा द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ पोषण में स्तर पर सापेक्षतः बायोमास और संचित ऊर्जा और जीवों की संख्या की उपलब्धता में उत्तरोत्तर कमी होती जाती है। सर्वप्रथम जो चार्ल्स एल्टन का आपको नाम याद रखना है। चार्ल्स एल्टन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पारिस्थितिकी जो पिरामिड है उनको समझाया, उनकी अवधारणा दी। ये अंतर संबंध रेखीय आकार में पिरामिड के सदस्य होता है मित्रों, ऐसा पिरामिड होता हमारा। और इस प्रकार उपभोक्ताओं की संख्या, बायोमास एवं संचित ऊर्जा की प्राप्यता का रेखीय चित्रण को पारिस्थितिकी पिरामिड कहा जाता है। और संख्या जो है बायोमास और हमारी ऊर्जा की दृष्टि से पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो हमारा जीवों की संख्या, यहाँ पर जैव जाति कुछ भी मान लीजिए, जीवों की संख्या का पिरामिड। दूसरा हमारा है बायोमास का पिरामिड, और तीसरा हमारा है ऊर्जा का पिरामिड। देखिए अब हम देखते हैं हमारी जीवों की संख्या का पिरामिड। आहार श्रृंखला प्राथमिक पोषण से उच्च पोषण स्तर की ओर बढ़ने पर जीवों की संख्या घटती जाती है। मैंने आपको शेर, बकरियां वगैरह उदाहरण देकर बता दिया। चार्ल्स एल्टन के नियमानुसार आहार श्रृंखला, ये चार्ल्स एल्टन ही है, नियमानुसार आहार श्रृंखला के आधार पर सबसे नीचे जो प्राणी वो अधिक होते हैं और ऊपर के स्तर में इनकी संख्या कम होती चली जाती है। उदाहरण की बात करें तो प्रथम पोषण स्तर में वनस्पतियों की संख्या अनगिनत होती है। उस पर निर्भर हिरणों का जो है वो पोषण असंख्य घासों से होता है और उनकी संख्या जो है वनस्पतियों की संख्या से कम होती है। तो इस प्रकार वनस्पतियों की संख्या अधिक तथा उस पर निर्भर हिरणों की संख्या कम होती है। और हिरणों का भक्षण करने वाले शेरों की जो संख्या होती है, सिंहों की जो संख्या होती है वो और भी कम होती है। तो घास के मैदान एवं कृत्रिम जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वहां पर उपभोक्ताओं की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती जाती है तथा पिरामिड सीधा बनता है। सीधा तभी बनेगा जब वहां पर क्या होगा मित्रों, उसका आधार जो है बड़ा होगा। और आधार बड़ा तब होगा जब उनकी संख्या अधिक होगी। तो संख्या अधिक हुई तो नीचे आधार बड़ा चौड़ा हो गया, आधार चौड़ा हुआ तो फिर ऊपर उत्तरोत्तर ऑटोमेटिक कमी आएगी। तो पिरामिड हमेशा सीधा बन जाएगा, पिरामिड सीधा बन जाएगा। उदाहरण देख रहे हो आप, घास, ये घास है
और घास पर कितनी बकरियां चर रही हैं, उदाहरण के तौर पर देखिए 2 बकरियां चर रही हैं और इनको कौन खाएगा, शेर खाएगा। तो ये हमारा घास है, इसलिए जो जीव संख्या पिरामिड सीधा बना है। तो घास का जो पारितंत्र होता है वो सीधा बनता है, लेकिन अपवाद स्वरूप वृक्ष जो होता है, एक वृक्ष का, एक जो वृक्ष होता है उसका हमेशा जो पिरामिड है वो उल्टा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि वृक्ष तो केवल एक ही होगा ना। अब उस वृक्ष पर तो कई सारे पक्षी रह रहे हैं भाई, लगभग मान लीजिए 40-50 तो पक्षी आपने देखे होंगे। एक बड़ा अच्छा पेड़ होता तो वहाँ पर अलग प्रकार के पक्षी देखे, कबूरिया वगैरह, चिड़िया वगैरह, अलग प्रकार के आप पक्षी देखे तो कौवे वगैरह, तो वो काफ़ी होते हैं। पेड़ तो एक ही है लेकिन उस पर पक्षी अधिक रह रहे हैं, और फिर पक्षी अधिक रह रहे हैं और फिर आप वहाँ पर इंसेक्ट को देखना, यानी जो इनको खाने वाले यानी जो हमारे चिड़िया वगैरह होती हैं उनको खाने वाले वो जो कीड़े होते हैं वो वहाँ पर अधिक होंगे, इंसेक्ट वहाँ पर अधिक होंगे, वहाँ पर अधिक। अगर पेड़ के नीचे ही आप देख लेना वो चींटियाँ वगैरह अधिक मात्रा में होती है, अलग अलग प्रकार के हमें कीड़े देखने को मिल रहे हैं। तो इन पेड़ पक्षी जो हम इनके पक्षी वगैरह होते हैं इनको खाने वालों की संख्या अधिक हो जाती है, और जो हमारे पेड़ होता है वो इसकी संख्या, वो एक पेड़ होता है और पक्षी वहाँ पर अधिक होंगे, फिर यहाँ पर पक्षियों को खाने वालों की संख्या अधिक होगी। तो मित्रों यहाँ पर जो है वृक्ष का जो पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है। तो वृक्ष पारितंत्र का पिरामिड उल्टा दिग्दर्शित होता है। वस्तुतः जो है वृक्ष एक उत्पादक इकाई होता है। इस पर जो निर्भर पक्षियों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, और पक्षियों की जो संख्या से उसके शरीर पर जो पाए जाने वाले परजीवियों की, मतलब उस पर निर्भर जो रहने वाले परजीवियों की संख्या बढ़ती जाती है। थोड़ा सा जो है शब्द वगैरह बोलने में दिक्कत होती है तो आप समझ लेना, क्योंकि क्लासे वगैरह बहुत रिकॉर्ड करनी पड़ती है, 2-2, 3-3 घंटे बोलना पड़ता है, इसकी वजह से गला वगैरह बैठ जाता है। तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। तो बायोमास का पिरामिड देखिए आप, बायोमास यानी जीवमास होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में प्रति इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवधारियों का संपूर्ण जो शुल्क भार होता है मित्रों, वो पारितंत्र का क्या होता है, जीव भार कहलाता है। ठीक है, तो जीव भार उनका संपूर्ण जो है शुष्क भार होगा, यहाँ पर शुल्क नहीं होगा, शुष्क भार होगा मित्रों, शुष्क भार, यानी उनमें जल को छोड़ दीजिए आप, शुष्क भार माप लीजिए। तो जीवधारी का जो संपूर्ण भार होता है वो हमारा पारितंत्र का जीव भार कहलाता है प्रति इकाई क्षेत्र में, यानी एक वर्ग सेंटीमीटर पर या फिर वर्ग किलोमीटर पर, वर्ग जो है मीटर पर, तो प्रति इकाई क्षेत्र में। अब मित्रों स्थलीय जो पारितंत्र होता है उसका जो हमेशा जो जैव भार वाला जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनेगा। क्यों? क्योंकि जो घास वगैरह इनका जैव भार अधिक होता है, फिर बकरियों का जैव भार कम होगा और शेर का कम होगा, क्योंकि इसकी संख्या भी कम है। तो इस प्रकार मित्रों क्या हो गया, वृक्ष जो हमारा घास होता है वो हमारा पारितंत्र सीधा बनेगा, किसमें? बायोमास के पिरामिड में। तो आपको याद रखना है। जलीय पारितंत्र की मैं बात करूं मित्रों तो यहाँ पर उल्टा बनेगा। उल्टा इसलिए बनेगा क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन होता है वो कम होते हैं, कम भी होते हैं, और दूसरी तरफ उन पर जो है वो हल्के भी होते हैं। और ये सर्वाधिक कहाँ पर रहते हैं मित्रों? तो ये हमारे रहते हैं यहाँ पर जो प्रकाश जो जोन होता है, फोटिक जो जोन होता है हमारे सागर में, समुद्र में, तो फोटिक जोन 100 मीटर लगभग तक होता है और उसके बाद डायस्फोटिक हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो फोटिक जोन होता है यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन वगैरह देखने को मिलता है। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन पर निर्भर कौन होती है? मछलियाँ होती है, और मछलियों पर कौन होती है? बड़ी मछलियाँ होती है, शार्क वगैरह। तो ये आप देखते हो, जब आप ब्लू व्हेल को देखते हो तो वो कितनी बड़ी होती है। अब शेर वगैरह यहाँ पर, अगर शेर को जो है कौन, शेर जो किन को खाते हैं? ये बकरियाँ वगैरह। कई आपने बकरियों को देखा होगा जो शेर की तुलना में भी बड़ी होती है, ऐसे मतलब एक तरीके से भारी भारी होती हैं। अगर हम अच्छा खाना वगैरह देंगे उनको, बकरियों को, तो उनका भार अधिक होगा है। भैंस वगैरह कितनी बड़ी बड़ी होती हैं। तो शेर तो आप जानते हैं उसका वेट कितना होगा। तो लेकिन ब्लू व्हेल की मैं बात करूँ तो उनका कितना भार होता है? ब्लू व्हेल का हो गया, शार्क हो गई, बड़ी बड़ी जो मछलियाँ होगी, तो ये मछलियाँ किन को खाती हैं? ये छोटी छोटी मछलियों को खाती हैं। और छोटी छोटी मछलियाँ किन को खाती है? इनसे छोटे छोटे जो प्लैंक्टन होता है उनको खाते हैं। तो प्लैंक्टन का भार इन मछलियों से कम हो गया और इन मछलियों का भार शार्क वगैरह ब्लू व्हेल से कम हो गया। तो भार क्या हो रहा है? यहाँ पर बढ़ रहा है। जिस प्रकार हम उच्च स्तर पर जाएंगे तो भार बढ़ेगा, लेकिन घास पारितंत्र की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो भार घटता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारे जलीय पारितंत्र होता है मित्रों, ये हमेशा उल्टा बनता है। किसमें? जैव भार में। आगे बढ़ते हैं। अगला मित्रों ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड मैंने आपको बता दिया था कि भाई ये सीधा ही बनेगा। सीधा इसलिए बनेगा क्योंकि 100 से फिर यहाँ पर 10 जाएगा, 10 से 1 जाएगा, 1 से 0.1% जाएगा। यानी जो पेड़ पौधे हैं उनको कौन खाता है? उनको खाएगा, बकरी खाएगी। और जब बकरी को शेर खाएगा तो 100% हमारे उत्पादक में होती है एनर्जी, उसका 10% बकरी खाएगी, मतलब 10% एनर्जी बकरी में जाएगी। तो 10% एनर्जी बकरी में आई, फिर यहाँ पर 10% का, ये 10% 1% हमारा किस में आएगा?
शेयर में आएगा। तो ऊर्जा जो पिरामिड सीधा बनता है, क्योंकि पारितंत्र के विविध पोषक स्तरों पर 90% ऊर्जा जो व्यय हो जाती है और शेष 10% ऊर्जा ही उच्च स्तर की ओर पहुंच पाती है। अंत प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा में कमी होती जाती है तथा निम्न से उच्च पोषक स्तर की ओर जीवों की संख्या भी कम होती चली जाती है। तो ऊर्जा पिरामिड आपको याद रखना सीधा बनेगा। अगला है मित्रों पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित नियम। तो कौन कौन से नियम होते हैं वो हम देख लेते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र हम जानते हैं कि भाई ये पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी का एक आधारभूत इकाई है हमारी इकोसिस्टम। इसमें जैविक अजैविक घटक आते हैं और ये जो है आपस में क्रिया करते हैं ऊर्जा प्रवाह के लिए। तो कौन कौन से नियम है देख लीजिए। एक तो हमारा एक रूपता का नियम है, यानी पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसका महत्वपूर्ण नियम है एक रूपतावाद का नियम। और इसके अनुसार मित्रों क्या होता है कि भौतिक और जो जैविक प्रक्रम होते हैं आज जैसे हैं वैसे अतीत में भी थे और आगे भी रहेंगे। यानी जिस प्रकार आज जल का चक्कर है, जिस प्रकार जीवो घास को बकरी खा रही है, बकरी को शेर खाएगा, तो ये जिस प्रकार आर श्रृंखला वगैरह आज थी कल भी रहेगी और पहले भी थी। तो ये बताता है कि भाई यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र में एक रूपता हमें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि प्लेस्टोसीन काल में कुछ अलग था, शेर को बकरी खा रही थी, बकरी जो है बकरी शेर को खा रही, मतलब जो है शेर को बकरी खा रही थी और जो शेर वो घास को खा रहा था। ये ऐसा नहीं है, हमेशा एक रूपता रही है हमारी पारितंत्र में। तो पारितंत्र यानी भौतिक और जैविक जो प्रक्रम है वो आज भी वही हैं जो कभी अतीत में थे और भविष्य में भी वही रहेंगे जो वर्तमान में है। और अंतर केवल उनके परिमाण तीव्रता या आवर्ती दर का हो सकता है। यानी आज जिस दर से जो है मनुष्य जो है बकरियों को खा रहे हैं, उस समय पहले हो सकता है कि आगे मनुष्य इतना नहीं खाएगा, वेजिटेरियन हो जाएगा। और पहले हो सकता है कि मनुष्य अधिक खा रहा था बकरियों वगैरह को, वो भोजन का उत्पादन नहीं करता था, मतलब ऐसे कृषि वगैरह नहीं करता था, तो वो जीवों को खाता था। तो आज उतनी संख्या में नहीं खाओ, तो ये तीव्रता दर वगैरह ये चेंज होती रहती है, लेकिन एक रूपता हमेशा रहेगी। फिर मित्रों हमारा 10% का नियम, ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम। तो यहाँ पर याद रखना आपको कि पारिस्थितिकी जो तंत्र है ये सौर विकिरण के रूप में ऊर्जा के निवेश से संचालित होता है। हम जानते हैं सौर विकिरण यहाँ सब कुछ माई बाप है हमारे। और विभिन्न जो पोषण स्तर होते हैं मित्रों, यहाँ पर सौर ऊर्जा जो है विभिन्न रूपों में प्रवाहित होती है और प्राणियों के द्वारा उष्मा के निष्कासन के फलस्वरूप शून्य में चली जाती है, अर्थात उसी ऊर्जा का पुनः उपयोग नहीं हो सकता। इस तरह ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशा होता है। अब ये जो नियम किसने दिया था मित्रों, लिंडमैन जो है उन्होंने ये नियम दिया था, लिंडमैन हमारे। और इस नियम के अनुसार क्या होता है कि बढ़ते जो पोषण स्तरों में ऊर्जा का जो परगामी वो क्षय होता है, यानी जिस प्रकार हम ऊपर से ऊपर जाएंगे उस उच्च पोषण स्तर पर, तो वो हमें क्या देखने को मिलेगी, वहाँ पर ऊर्जा का जो ह्रास होगा, यानी 100 से जो 90% ऊर्जा का ह्रास होता जाता है। तो प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों का जो अपने पिछले पोषण स्तर के जीवों से 10% जो है ऊर्जा की प्राप्त होती है, 100% घास में होती है और इसका 10% आपको बकरी में देखने को मिलेगा। यानी बकरी को केवल 100% का 10% ही ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इसमें जो है इसे ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम कहते हैं। और बढ़ते पोषण स्तरों में ये क्यों होता है, ये शोषण के द्वारा ऊर्जा का सापेक्षिक ह्रास बढ़ता चला जाता है। यानी जो घास वगैरह ये अपने जो क्रिया होती हैं, शोषण क्रिया वगैरह, पेड़ पौधे, तो इसमें जो है ह्रास होता है। अन्य जो क्रिया होती है उनमें जो है 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। इस कारण जो 10% ही बकरियों को मिल पाता है ऊर्जा का। तो ऊर्जा का सापेक्षिक ह्रास बढ़ता चला जाता है और अर्थात उच्च पोषण स्तरों के जीवधारियों में शोषण के द्वारा जो है ऊष्मा ह्रास जो है अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है। अब जो घास वगैरह जो है इस पर, जैसे अब घास से आगे बकरी जाएंगे, बकरी में आगे शेर जाएंगे, तो जैसे जैसे हम जाएंगे तो उनके जो शरीर की जो क्रिया हो वो अधिक बढ़ती जाएगी। यानी जो है उसमें जो शोषण वगैरह ह्रास, जो शोषण जो दर होती है वो भी रेट बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार ये होता है कि भाई उच्च पोषण स्तरों के जो जीवधारी होते हैं उनमें शोषण के द्वारा उसमें जो ह्रास होता है वो अपेक्षाकृत अधिक होता है। किससे, हमारे जो निम्न पोषण स्तर होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता या उत्पादक होता है, इनमें जो उष्मा ह्रास होता है उसकी अपेक्षाकृत उनमें जो उच्च पोषण वाले होते हैं उनमें यहाँ पर अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला मित्रों की किसी निश्चित पोषण स्तर के जीवों और ऊर्जा के मौलिक स्रोतों, जो पौधे होते हैं ऊर्जा के मौलिक स्रोत, उनके बीच जितनी दूरी बढ़ती है उन जीवों की एक ही पोषण स्तर पर आहार के लिए निर्भरता में उतनी कमी आती है। तो जितनी उनमें जो है दूरी बढ़ेगी उन जीवों की एक ही पोषण स्तर पर आहार के लिए जो निर्भरता होती है वो उतनी कम आएगी। वैसे आप जानते हैं कि भाई या मैं यहाँ पर रह रहा हूँ और मुझे कुछ खाना पिज्ज़ा वगैरह और वो मेरे शहर में मिलता है और मैं गांव में रह रहा हूँ, तो जिस प्रकार दूरी अधिक हो गई अब मैं वहाँ से क्यों लेकर आऊँगा, मैं जहाँ पर जो आज मेरे घर में मौजूद है वही मैं खा लूँगा। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर निर्भरता कम हो जाती है, अब मैं पिज्ज़ा पर क्यों निर्भर रहूँगा। तो इस प्रकार जैसे जैसे जीवों के मध्य दूरी बढ़ती जाएगी अपने ऊर्जा के मौलिक स्रोतों से, तो यहाँ पर जो हमारी निर्भरता होती है आहार पर वो कम होती जाती है।
यही कारण है कि आहार जो श्रृंखला होती है वो छोटी होती है और आहार जाल होती है वो बड़ी होती है। आहार श्रृंखला हमेशा छोटी होती है। क्यों छोटी होती है? क्योंकि भाई यहाँ पर मैं बात करूँ, जैसे कि हमारे मेरे घर की बात कर लूँ, हमारे 3-4 बकरियां हैं और हमारे 10-15 बीघा हमारा खेत है और वहाँ पर हमारे अभी बोया हुआ है कुछ वगैरह, तो वहाँ पर हम घास वगैरह लेकर आते हैं, केवल बकरी के लिए लेकर आते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने शेर पाल रखा है, उस बकरी को हम, बकरी जो है वो शेर का भोजन होगी, नहीं ना। क्यों? हमारे शेर नहीं पाल रहे, हम केवल बकरी पाल रहे हैं और हमारे घास है। तो जितना पारिस्थितिक आहार जो श्रृंखला होती है वो हमेशा छोटी होती है। अब छोटी इसलिए होगी क्यों? क्योंकि शेर और बकरी की दूरी होगी। अब शेर कहीं बैठा है गिर नेशनल पार्क में और मेरे घर पे यहाँ बकरी बैठी हुई है। शेर सोच रहा है कि भाई सुनील के घर की जो बकरी है वो अगर मुझे मिल जाए तो अच्छी रहेगी। अब वो बेचारा यहाँ पर आ नहीं सकता, तो वो भोजन मिलेगा नहीं, तो आहार श्रृंखला सीमित होगी नहीं होगी, केवल बकरी तक ही सीमित होगी। घास को किसी ने खा लिया, बकरी ने खा लिया और बकरी ने पोटी करके बस काम तमाम कर दिया, इतना ही। तो आहार श्रृंखला हमेशा छोटी होती है और आहार जाल होती है वो बड़ी होती है। आहार जाल हमें हमेशा कहाँ देखने को मिलेगी? बड़े जंगल वगैरह होते हैं वहीं देखने को मिलेगी। तो आहार जाल हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है और जटिल होती है, और आहार श्रृंखला हमेशा छोटी होती है। सूर्यातप होता है मित्रों, ये पारितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। जानते ही आप सब कुछ माई बाप हमारा सूर्य प्रकाश ही है। सूर्यातप में जो है कमी पारितंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता दोनों में कमी लाती हैं। तो ये आप जानते हैं कि भाई जिस प्रकार विषुवत जो रेखा हमारी भूमध्य रेखा उससे आप दूर होते जाएंगे, यानी ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तो आपको जैव विविधता, ये पारितंत्र वगैरह उसमें कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जैव विविधता में कमी आती रहती है जब हम सूर्य का प्रकाश हमें कम प्राप्त होगा। यही कारण है कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर सामान्यतः पारितंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता में कमी आती रहती है। इसके अलावा पारितंत्र की जो उत्पादकता है मित्रों, उसको कुछ अजैविक जो कारक जैसे कि वर्षा की मात्रा होगी, मिट्टी की प्रकृति होगी, जलवायु, रासायनिक कारकों में पोषक तत्वों की जो उपलब्धता ये प्रभावित करती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई अजैविक जो कारक होते हैं वो निर्धारित कर देते हैं कि भाई आपको कहाँ रहना है नहीं रहना। पारितंत्रीय जो स्थिरता समस्थिति क्रियाविधि, यानी जो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म होता है हमारा, समस्थिति क्रियाविधि, उसके द्वारा जो पारितंत्रीय हमारी स्थिरता ये बनी रहती है। अर्थात पारितंत्र में होने वाला कोई भी जो अवांछित परिवर्तन होता है मित्रों, ये प्रकृति के द्वारा स्वतः समायोजित कर लिया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार जो कोई पेड़ पौधा मरता है, मतलब पेड़ पौधे या फिर कोई उपभोक्ता मरता है तो उसको अपघटन हो जाता है, तो प्रकृति जानती है कि भाई हमें किस प्रकार जो है समायोजन करना हर चीज़ का। तो ये आपको याद रखना है। एक तो हमारा होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म, इसके द्वारा जो है पारिस्थितिकी जो पारितंत्र जो स्थिरता है वो हमेशा बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं। पारितंत्र जो हमारा प्राकृतिक पारितंत्र होता है, जब किसी अवांछित प्राकृतिक या मानवीय गतिविधियों को समायोजित नहीं कर पाता है तब पारितंत्रीय अस्थिरता उत्पन्न होती है। जब समायोजन नहीं हो पाएगा तो पारितंत्रीय अपना आप स्थिरता होगी उत्पन्न। पारितंत्र की बात करूं मित्रों, तो इसके अध्ययन का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो हमारे जैव विविधता की समृद्धि, पारितंत्र की स्थिरता और पारितंत्रीय जो संसाधन होते हैं उनका संरक्षण और परीक्षण करना है। तो इसलिए आपको जो है पारितंत्र जो है आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तब भी आप वीडियो वगैरह बनो तो आप जो है इन वन्य जीवों के प्रति एक तरीके से अच्छी भावना रखो, पेड़ पौधों को कम काटो, बकरियां वगैरह हैं उनको जो है जीव जंतुओं को कम मारो, ताकि जो है पारितंत्र अच्छी तरीके से रहे। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पारितंत्र की कितनी अहम भूमिका। केवल रट लेने से, केवल बार बार पढ़ने से ऐसा नहीं होता है। रटने से कुछ नहीं होता, चीज़ों को समझने से होता है। भाई हम इससे क्या ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, क्या हम चीज़ों को सीख सकते हैं, हम पारितंत्र को अधिक अच्छी तरीके से कैसे रख सकते हैं, ये हमें पढ़ना होता है। इसलिए हमें ये टॉपिक हमें दिया हुआ है। फिर मित्रों की जो ये मैंने आपको बता दिया, ये रिपीट हो गया वापस, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मित्रों कुछ ऐसी शब्दावलियां जो आपको पता होनी चाहिए पारितंत्र में। जैव सांद्रण, किसी भी रासायनिक पदार्थ के खाद्य श्रृंखला में घुसना। किसी भी रासायनिक पदार्थ जब कोई भी रासायनिक पदार्थ होता है, जब किसी खाद्य श्रृंखला में घुसता है, यानी मान लीजिए कीटनाशक पदार्थ होगी, ये रासायनिक पदार्थ ही हैं, कीटनाशक वगैरह आप खेतों में डालते हो। अब जो है आप पेड़ पौधों को आप जो है देते हो ये कीटनाशक वगैरह। अब इन पेड़ पौधों को कौन खाता है? हमारा जो है गिद्ध वगैरह, एक तरीके से मैं बात करूँ तो मोर वगैरह खाते हैं, जो पक्षी वगैरह ये खाते हैं, कोई जीव वगैरह खाते हैं। तो कीटनाशक क्या करेंगे? कीटनाशक जो है उस पेड़ पौधों से अन्य जो हम होते हैं ना जीव, वहाँ पर चले जाएंगे। तो जो कीटनाशक जो हैं ये हमारे जब पदार्थ ये खाद्य श्रृंखला में जब घुसते हैं, जो हमारे रासायनिक जो पदार्थ होते हैं ये खाद्य श्रृंखला में जब घुसते हैं और इनकी जो सांद्रता है वो हर स्तर पर बढ़ती जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं मित्रों? जैव सांद्रण कहते हैं। और जैव सांद्रण से हमारा आता है जैव
आवर्धन। आवर्धन क्या होगा, यानी वृद्धि होती जाएगी, वर्धन होता रहेगा। यानी जब कोई रासायनिक पदार्थ एक स्तर से दूसरे स्तर होते हुए अपनी सांद्रता बढ़ा देता है, उसको हम जैव आवर्धन कहते हैं। तो जैव सांद्रण का अर्थ ये होता है कि भाई रासायनिक पदार्थ जब खाद्य श्रृंखला में घुस जाते हैं और फिर अलग से अलग स्तर में पहुंच जाते हैं, तब तो हमारा जैव सांद्रण होता है। और जैव आवर्धन होता है, उसकी जो सांद्रता है वो बढ़ती जाती है अलग अलग स्तर पर। क्यों? क्योंकि जैसे कि भाई घास हो गया, अब घास को तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा कीटनाशक वगैरह, उसके जो है जीव वगैरह उनको इफेक्ट करेगा। अब जब पेड़ पौधे, जब मैंने फसल को मैंने खाया, अब हो सकता है भाई कीटनाशक अब थोड़ा सा स्टाम्प है, अब स्टाम्प वगैरह आप डालते हो वहाँ पर अपने खेतों में, वो पेड़ पौधों को इतना हानि नहीं पहुँचाता, लेकिन आप जैसे आपने पी लिया तो आपकी मतलब मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार कीटनाशक जो पदार्थ होता है मित्रों, उनकी जो सांद्रता होती है ना, वो स्तर पर बढ़ती जाती है, उसी को हम जैव आवर्धन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना, मैं आपको ब्रीफ में समझाऊं इसको। तो ये होता है कि भाई किसी भी रासायनिक पदार्थ के खाद्य श्रृंखला में घुसना व इनकी सांद्रता हर ट्रॉपिक स्तर पर बढ़ना, ये हमारा जैव सांद्रण कहलाता है। और कीटनाशक जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, अंत ये जंतुओं के जो वसीय ऊतक में संचित हो जाते हैं। तो ज़्यादातर जो है कीटनाशकों के द्वारा हानि होती है पारतंत्र की। जैसे कि गिद्ध हो गई, गिद्ध मर रहे हैं, तो गिद्धों के मरने का क्या कारण, डाइक्लोफेन एक कीटनाशक आता है, वही वजह है। और कई हमने गिद्ध जो है ऐसे जोन भी घोषित किए हैं जहाँ पर हमें डाइक्लोफेन वगैरह इनका यूज नहीं करना है। तो ये मैंने आपको जब पढ़ाया था पहले, ये पार्ट में शायद पहले पार्ट में पढ़ाया था ये शायद, हाँ तब मैंने नहीं, हाँ पहले पार्ट में जब मैंने पढ़ाया था आपको तब मैंने बताया था ये सारी चीज़ें। तो गिद्ध वगैरह हो गए, गोडावण हो गए, मोर हो गए, इनके जो संख्या कम हो रही है, जो मर रहे हैं, उनके जो कारण है मित्रों, ये जैव सांद्रण ही है। यानी कीटनाशक वगैरह ये पेड़ पौधों से इनमें पहुंच जाते हैं। जैव आवर्धन, ये मैंने बता दिया कि जब कोई रासायनिक पदार्थ एक स्तर से दूसरे स्तर होते हुए अपनी सांद्रता बढ़ा देते हैं, तब हम उसको जैव आवर्धन कहते हैं। अगला मित्रों कुछ शब्दावली देख लेते हैं, जैसे कि इकोटोन वगैरह की प्रजाति वगैरह क्या होती है, की स्पीसीज वगैरह। इकोटोन होता है मित्रों दो पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उनका उभयनिष्ठ जो भाग होता है उसको हम इकोटोन कहते हैं। और इसमें जैव विविधता अधिक होती है। जैसे कि हमारा जो आपने डेल्टा देखा होगा, तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई नदी का जल मतलब एक तरीके से मिल रहा होता है समुद्र में, और यहाँ पर जो है स्थल भी होता है। तो ये स्थल वगैरह और जल जब मिलेंगे तो वहाँ पर जो पारितंत्र बनेगा फिर वो इकोटोन होगा। तो इकोटोन क्या होता है कि दो पारिस्थितिकी तंत्र, यानी एक तो हमारा जलीय पारितंत्र और दूसरा हमारा स्थलीय पारितंत्र, जब ये उन मिलते हैं, जब उनका उपनिष्ठ जो भाग होता है उसको हम इकोटोन कहते हैं। और यहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक होती है। जैसे कि सुंदरवन वगैरह, डेल्टा आपने सुना होगा, वहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक है। तो डेल्टा, दलदली भूमि, ये हमारी क्या होती है, इकोटोन होती है। फिर हमें मित्रों की स्पीसीज, यानी जो की प्रजाति। कुंजी, कुंजी किसको कहते हैं, कुंजी चाबी को कहते हैं। चाबी क्या होती है, ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो, उसके बिना ताला नहीं खोला जाएगा। मतलब एक तरीके से एक बड़े सारे मकान को एक हम ताले के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं, भाई वहाँ पर चोर वगैरह नहीं घुसेगा। तो कुंजी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसी जो कुंजी जो होती हैं, ऐसी कुछ प्रजातियाँ होती हैं हमारे पारितंत्र में जो ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर वो नहीं हुई ना तो फिर पूरे पारितंत्र का जो है विनाश हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने शेर हटा दिए जंगल से, अब आपने शेर जैसे ही हटाई, आपने बाघों को हटाया, चीता को हटाया, क्या होगा, हिरणों की संख्या बढ़ जाएगी, बकरियों की संख्या बढ़ जाएगी। और जैसे इनकी संख्या बढ़ी, पूरे घास, पूरे पेड़ पौधों को वो खा लेंगे, पेड़ पौधों को खा लेंगे। आखिर में ऐसा समय आएगा कि वो पेड़ पौधे बचेंगे नहीं, और जब पेड़ पौधे ही नहीं बचेंगे तो फिर वो बकरियां वगैरह क्या करेगी, वो भी मर जाएगी। तो पूरे पारितंत्र का नाश हो जाएगा। अगर आप बकरियों को हटा दोगे तो ऐसा शेर के पास ऐसी तो है नहीं क्षमता कि वो पेड़ पौधों को खा ले, है उसमें तो ऐसा है नहीं, मतलब पाचन इतना विकसित कि भाई वो पेड़ पौधों को खा ले। उसका पाचन तंत्र जो है ये मांस को पचाने के लिए बना हुआ है। तो अगर आप खाद्य श्रृंखला में से किसी एक जीव को भी हटा लिया ना, उसको हम कहेंगे मित्रों, उससे जो है पूरे पारितंत्र का नुकसान हो जाएगा। तो की स्पीसीज हम उसको कहते हैं जिसके जीवों की संख्या जो है पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत कम होती है। यानी बाघ होगी, शेर होगी, इनकी संख्या बहुत कम होती है। अगर आप इनको हटा लेंगे तो जो है बहुत ही हमें नुकसान देखने को मिलेगा। इसके कारण ये पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इनको हम की स्पीसीज कहते हैं। तो आपको याद रखना है सदाबहार सदाबहार वृक्ष होते हैं हमारे पर्णपाती वनों में। जो एक तरीके से पर्णपाती वन कौन से होते हैं, जहाँ के पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं, लेकिन सदाबहार वृक्ष हमेशा एक तरीके से पत्तियां उन पर रहती हैं। तो सदाबहार वृक्ष वगैरह जब यहाँ पर पत्तियां वगैरह झड़ जाएगी, वो सूख जाएंगे पेड़ पौधे, तो सदाबहार जो वृक्ष है वो जो है पक्षियों के लिए सहारा बनेगा। तो अगर वो वृक्ष ना रहा तो वहाँ के जो पक्षी वगैरह वो बेचारे परेशानी में आ जाएंगे। तो इस प्रकार किसी भी पर्णपाती वन में सदाबहार वृक्ष हो गया, जंगल में बाघ शेर वगैरह हो गए, ये हमारी की स्पीसीज होती है। अगला है मित्रों आवास।
आवास की क्या परिभाषा है और आवास किसे कहते हैं? आप जानते हैं आपका घर वगैरह जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो, हाँ, आप एक तरीके से स्वतंत्र फील करते हो। और बाहर अगर मेरे घर पर आओगे तो आप भाई आप थोड़ा सा एक तरीके से अपने एटीट्यूड में रहोगे, अपना एक तरीके से अच्छा व्यवहार करोगे मेरे साथ। लेकिन आप जब आप अपने घर में रहोगे तो आप जो अपने अंदर का जो मन में जो होता है वो हम चीज़ें करते हैं। तो ये हम आवास हमारा घर होता है। तो घर पर हम क्या करते हैं, हम सबसे ज़्यादा आराम वगैरह करते हैं, हम अपना टाइम बिताते हैं। तो ये क्या होता है, आवास होता है। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र का वह हिस्सा जिसमें जो है जीव आराम करता है और अपने जीवन का सर्वाधिक समय बिताता है, उसी को हम आवास कहते हैं। और मैं आपका घर मेरे लिए आवास थोड़ी होगा, क्योंकि मैं वहाँ पर सर्वाधिक समय तक नहीं रहता हूँ। मैं अपने घर में रहता हूँ, तो मैं अपने जीवन का सर्वाधिक समय मैं अपने घर पर बिता रहा हूँ, तो वो मेरा आवास हो गया। अगला मित्रों, गृह सीमा। गृह सीमा क्या होते हैं? तो वे बड़ा से बड़ा क्षेत्र जहाँ तक जीव अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो गृह सीमा का अर्थ होता है जहाँ तरीके से ग्रहण सीमा यानी भोजन ग्रहण करने तक की सीमा जो होती है वो हमारी गृह सीमा कहलाती है मित्रों। और परिसीमा की मैं बात करूं तो परिसीमा होती है जहां तक जो जीव के द्वारा क्षेत्र घोषित किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कुत्ते वगैरह हो गए, ये कहीं पर भी एक तरीके से पेशाब वगैरह कर देते हैं, जहाँ पर अच्छी चीज़ें लगती हैं वहाँ पर पेशाब कर देते हैं। ये ऐसे ही नहीं करते हैं, ये अपना क्षेत्र घोषित करते हैं मित्रों। इसको हम रासायनिक संदेश कहते हैं। यानी कुत्ता जहाँ तक मूत्र है ना, जहाँ जिस क्षेत्र तक, वो ये दर्शा रहा है कि इस एरिया में मेरा अधिकार है, और इस क्षेत्र में कोई भी दूसरा कुत्ता आया तो मैं क्या करूँगा, उसको एक तरीके से उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप में मैं उसको वहाँ से धकेल दूंगा, वहाँ से निकाल दूंगा। तो कुत्ता ऐसा अपना घोषित करता है क्षेत्र। हाँ, निकाल पाता है नहीं निकाल पाता वो अलग की बात है, लेकिन वो अपना क्षेत्र जरूर घोषित करता है। तो बड़ा से बड़ा वह क्षेत्र जो जीव के द्वारा घोषित किया जाता है जैव या रासायनिक संदेशों के द्वारा, उसको हम परिसीमा कहते हैं। परिसीमा बड़ी होती है। परिसीमा के अंतर्गत गृह सीमा आती है। गृह सीमा में आपका आवास होता है। तो आवास, गृह सीमा आवास छोटा सा होता है जहाँ पर आप सर्वाधिक समय बिताते हो जीवन का। फिर गृह सीमा आती है भोजन जहाँ तक ग्रहण करते हो। फिर परिसीमा आती है जहाँ तक आप अपने क्षेत्र को घोषित करते हो। तो ये हमारा आवास, गृह सीमा, परिसीमा का आपको परिभाषा याद रख लेना, काफी होगा। अगला हमारा मित्रों है पारिस्थितिकी निके। ये निके क्या होता है आपने इसके बारे में सुना ही होगा अगर पारिस्थितिकी पढ़े हो तो। देखिए, निके की जो ये अवधारणा है मित्रों, ये ग्रेनिलस महोदय ने दी थी 1916-17 में। उनके अनुसार जो है निके की उन्होंने परिभाषा बताई थी कि निके वे वास क्षेत्र होता है जहाँ पर कोई भी जो प्रजाति होती है, उसका जो जैव समुदाय होता है, कोई भी विशिष्ट प्रजाति, वो अपने जीविकोपार्जन हेतु क्या करती है, क्रिया करती है, और उसी क्षेत्र को बस निके कहा जाता है। तो निके का अर्थ होता है कोई भी जाति जो अपने जीविकोपार्जन हेतु जिस क्षेत्र में जो है क्रिया करती हैं, उस क्षेत्र को यहाँ पर निके कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इपीमोडम आते हैं। इपीओडम भी यही कहते हैं कि भाई जो पारिस्थितिकी निके होता है वो किसी प्रजाति विशेष का सूक्ष्म आवास क्षेत्र होता है। पहले हमने पढ़ा था कि आवास क्षेत्र क्या होता है, आवास क्षेत्र जहाँ पर वो सर्वाधिक समय बिताता अपने जीवन का। लेकिन यहाँ पर जो सूक्ष्म आवास क्षेत्र दिया है इपीओडम के अनुसार, जो सूक्ष्म आवास क्षेत्र होता है वो होता मित्रों की क्रियात्मक क्षेत्र, यानी उस क्षेत्र में क्या करता है, कोई भी जो प्रजाति होती है वो क्रिया करती हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, भोजन वगैरह प्राप्त करना है, अपने जो निवास की जो आवश्यकता होती है वो उसे प्राप्त करनी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, निके कहते हैं। देखिए ब्रीफ में समझो तो निके वे क्षेत्र हैं जहाँ कोई विशिष्ट प्रजाति का जैव समुदाय जीविकोपार्जन हेतु या फिर अपने जो संतति वगैरह को बढ़ाना है विभिन्न प्रकार की जो है क्रियाएं करता है, और यह सूक्ष्म से लेकर के वृहत तक हो सकता है। ईपीओडम के अनुसार पारिस्थितिकी जो निके हैं किसी प्रजाति विशेष का सूक्ष्म आवास क्षेत्र होता है, और सूक्ष्म आवास क्षेत्र से यहाँ पर आशय क्रियात्मक क्षेत्र से, इसलिए किसी एक ही पारितंत्र में भिन्न भिन्न जो है पारिस्थितिकी निके भी हमें प्राप्त हो सकते हैं मित्रों। ठीक है, एक ही पारितंत्र में हमें भिन्न भिन्न पारिस्थितिकी निके भी प्राप्त हो सकते हैं। इसका उदाहरण है हमारा सागरीय तंत्र या फिर जो हमारा तालाब पारितंत्र होता है। यहाँ पर हमें 3 प्रकार के मित्रों जो है संस्तर देखने को मिलते हैं किसी समुद्र पारितंत्र में। कौन कौन से, देखिए एक तो हमारा होता है पलवक समय का निके, जो जहाँ तक जो हमारा सूर्य का प्रकाश पहुँचता है समुद्र में, वहाँ तक जो है हमारा फाइटोप्लैंक्टन वगैरह इनका विकास होता है। तो ऊपर जो है हमें जल स्तर में पलवक समय का निके देखने को मिलता है। फिर मध्यवर्ती स्तर में जाएंगे तो हमें जो तरणक समय है उसका निके देखने को मिलेगा, यानी जो मछलियाँ वगैरह वहाँ पर रहती हैं बीच में। और फिर हमें निम्न स्तर पर नितल स्तर जो हमारे समय का निके देखने को मिलता है। यानी एक ही पारितंत्र में भिन्न भिन्न जो है पारिस्थितिकी निके प्राप्त हो सकते हैं। तो ये जो देखिए एक ही हमारे जो जल पारितंत्र है उसमें हमें 3 जो है पारितंत्र हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी सागरीय पारितंत्र में। तो एक ही पारितंत्र में यहाँ पर अलग अलग प्रकार का निके हो सकता है। निके वह क्षेत्र होता है जहाँ पर कोई भी जो विशिष्ट प्रजाति होती है वो अपना जो है जीविकोपार्जन के लिए क्रिया करती हैं। क्रियात्मक जो है उसके आधार पर मित्रों निके के 3 महत्वपूर्ण प्रकार होते, कितने होते हैं, 3
प्रकार होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है स्थानिक निक्य। स्थानिक निक्य क्या होगा, तो वे स्थान विशेष जहां पर कोई भी जो जैव समूह है वो अपने निवास की आवश्यकता पूरी करेगा, यानी अपने जो है निवास की आवश्यकता जहां पर पूरी करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्थानिक निक्य कहते हैं। तो वह स्थान विशेष जहां जैव समूह निवास करता हुआ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वतंत्र रूप से करता है। फिर है मित्रों खाद्य निक्य। खाद्य निक्य की मैं बात करूं तो इसका अर्थ होता है कि अपनी जो पोषण संबंधी आवश्यकता होती है उसको जहां पर वो करेगा, उस संबंध में जो अब निक्य बनाएगा उसको क्या कहेंगे, खाद्य निक्य कहेंगे। यानी निक्य का वह प्रकार जिसका निर्माण पोषण संबंधी आवश्यकताओं के कारण होता है और एक ही पारितंत्र में निवास करने वाले दो पृथक जीवों का भोज्य आहार या फिर जो है निक्य, जो भोज्य हमारा खाद्य निक्य होता वो पृथक पृथक हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए भाई, जो है चूहा कहाँ पर रहता है, हमारे बिल में रहता है, और जो सांप है वो भी हमारा बिल में रहता है। अब उसका जो है अपना क्या है, अलग अलग खाद्य निक्य तो अलग अलग है। चूहा अलग अलग जो है जीवों को खाता है, अलग उनका खाद्य है, और हमें सर्प की बात करूँ, सांप की बात करूँ तो उसका अपना अलग खाद्य है। तो इस प्रकार दो पृथक जीवों का जो है एक ही पारितंत्र में अलग अलग जो है खाद्य निक्य होता है। फिर हमारे मित्रों बहुउद्देश्य निक्य। बहुउद्देश्य निक्य क्या होता है, कोई भी जो है प्रजाति है वो क्या करेगी, अपना जो निक्य होता है उसको वो छोड़ देगी, अपने आवास को छोड़ देगी और किसी दूसरी जो प्रजाति है उसके निक्य में ये चली जाएगी। जब ये दूसरी निक्य में चली जाएगी, यानी दूसरी प्रजाति के जब निक्य में जाएगी, तो फिर पता है आपको यहाँ वाली जो प्रजाति है वो क्या करेगी, इसको इसकी प्रतिक्रिया करेगी, इसको बाहर हटाने वापस उसको खदेड़ने के लिए प्रतिक्रिया करेगी। तो इस प्रकार इनके मध्य क्या होगा, इस प्रजाति और इस प्रजाति के मध्य प्रतिस्पर्धा होगा और फिर जो जीतेगा वही रहेगा। तो जब कोई जैव समूह अपने निक्य को छोड़ करके दूसरे प्रजाति के निक्य में प्रवेश करता है तथा दोनों के मध्य जो आवास या फिर भोजन आदि को लेकर प्रतिस्पर्धा रहती है, तो उसे हम बहुउद्देशीय निक्य कहा जाता है। इस दशा में जो है दूसरा जो जैव समूह है अपना जो आवास को छोड़ देता है। फिर बेचारा अगर हार जाएगा इस प्रतिस्पर्धा में तो फिर अपना आवास को छोड़ करके चला जाएगा और वहां पर जो है ये जो हमारी प्रजाति है रहने लग जाएगी। तो बहुउद्देशीय निक्य ये होता है। खाद्य निक्य अपने पोषण संबंधी आवश्यकताओं के कारण निर्माण होता है और स्थानिक निक्य इसका निर्माण निवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है। आगे देखिए मित्रों अनुकर्मण। अनुकर्मण की मैं बात करूं तो अनुकर्मण किसे कहते हैं, तो किसी विशिष्ट स्थान पर समष्टियों या फिर जो समुदाय होते हैं, समष्टि को समुदाय कहते हैं, यानी विभिन्न जो प्रजातियां होती हैं उनके जो जीवों की संख्या होती है उनको हम समुदाय कहते हैं। तो समष्टियों का जो है प्रतिस्थापन ये अनुकर्मण कहलाता है। किसी विशिष्ट स्थान पर जो है कोई नवी जैविक समुदाय आता है और वो अपना विकास करता है, तब हम उसको अनुकर्मण कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है मित्रों ये हमारा समुदाय के द्वारा ही नियंत्रित होती है। ये जो है दो भागों में ये बनता है हमारा अनुकर्मण। एक तो हमारा प्राथमिक अनुकर्मण और दूसरा हमारा जो है द्वितीयक अनुकर्मण। प्राथमिक अनुकर्मण क्या होता है, इसमें जो है नए सिरे से जो है जैविक समुदाय बनता है। यानी मान लीजिए कोई ऐसा चीज सोच जहाँ पर मरुस्थल है, अब मरुस्थल वहां पर किसी प्रकार का कोई समुदाय नहीं है, वहां पर केवल चट्टानें वगैरह ये ऐसे दिखाई दे रही है आपको। तो वहां पर जो है हमारे क्या विकास होगा, जब जैविक समुदाय का विकास होगा, जब समष्टियों का विकास होगा, जब पेड़ पौधों का वहां पर विकास होगा, तब हम उसको क्या कहेंगे, प्राथमिक अनुकर्मण कहेंगे। ये उस स्थान पर प्रारंभ होता है जहां पर कोई जैविक समष्टि नहीं होती है और पहली बार जो है समष्टि का विकास होता है। जैसे कि मरुस्थलीय अनुकर्मण, यहाँ पहले मान लीजिए यहाँ पर जो कौन चट्टानें वगैरह थी, अब चट्टानों पर क्या जमती है, फिर लाइकेन वगैरह धीरे धीरे जमती है। अब लाइकेन से छोटे छोटे पौधे पनपते हैं। जब छोटे छोटे पौधे पनपेंगे तो धीरे धीरे उनसे जो है घास वगैरह फैलती जाएगी, धीरे धीरे पौधे मतलब अपना विस्तार करते जाएंगे तो वहां पर घास बनती जाएगी और फिर धीरे धीरे घास में कोई ऐसा बीज होएगा जो फिर क्या करेगा, जो झाड़ियों वगैरह इनका विकास करेगा। फिर जो है धीरे धीरे झाड़ियां वगैरह ये जो है बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे। तो इस प्रकार ये जो आप एक बड़े पेड़ बनने की जो प्रक्रिया है किसी मरुस्थल में, उसको हम मरुस्थलीय अनुकर्मण कहेंगे। तो अग्रणी अवस्था होती है, फिर मध्यम आती है, फिर चरमोत्कर्ष अवस्था में पूरे जैविक समुदाय का विकास हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं प्राथमिक अनुकर्मण। फिर है मित्रों हमारा द्वितीयक अनुकर्मण। द्वितीयक अनुकर्मण कब होता है, जब आप नए सिरे से कोई स्टार्ट नहीं करते हो, वहां पर पहले जैविक समुदाय होता है उसको आप जाकर के खदेड़ देते हो और आप नहीं फिर जो है उस पर अपना अन्य पारितंत्र जो होता है उसको आप स्टार्ट करते हो। कैसे, जैसे कि मान लीजिए भाई ये हमने मरुस्थलीय जो अनुकर्मण के तहत हमने यहाँ पर जो है जैविक समुदाय का विकास किया, हमने पेड़ पौधे वगैरह ये यहाँ पर पनपा लिए हैं। अब क्या होगा कि एक तरीके से मान लीजिए वही सुनामी आ जाती है इस क्षेत्र में। जब सुनामी आएगी तो फिर ये पूरा का पूरा क्या क्षेत्र दब जाएगा पानी के अंदर। अब ये धीरे धीरे जो है जो पानी के अंदर अनुकूल होगा वो तो अपने आप को बचा लेगा और जो अनुकूल नहीं होगा वो खत्म हो जाएगा। तो फिर जो है जलीय पारितंत्र यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये जो पारितंत्र था मरुस्थलीय पारितंत्र जो यहाँ पर विकसित हुआ धीरे धीरे, यहाँ पर जैविक समस्या वगैरह ये जो यहाँ पर विकसित हुई धीरे धीरे जो फिर उसके बाद सुनामी आने की वजह से पानी जो है यहाँ पर जो जलीय तंत्र का फिर यहाँ पर विकास होगा,
हो जाएगा, ये जो सतह ये जलमग्न हो जाएगा और यहाँ पर जलीय पारितंत्र का विकास हो जाएगा। यानी इस प्रकार का अनुक्रमण तब होता है जब क्लाइमैक्स या समुदाय किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब की जाती है। यहाँ पर जो ये था ये डिस्टर्ब की गई, यहाँ पर इसको जो है खदेड़ा गया, यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर इसको नुकसान पहुंचाया गया। जबकि मरुस्थलीय अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण हमने देखा था, यहाँ पर किसी भी प्रकार को किसी कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाता। यहाँ पर नए सिरे से जो है पेड़ पौधे उगे थे और यहाँ पर क्या करेगा, पेड़ पौधों को तबाह करके नए प्रकार से यहाँ पर पारितंत्र यानी जो है स्टार्ट होगा, यानी समुदाय जो अपना विकास करेंगे। तो ये तीव्रता से होता है, जैसे कि भूकंप, बाढ़, भूस्खलन हो गया, सुनामी हो गई, ये तीव्रता से आते हैं। तो ये हमारे प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं इनसे द्वितीयक अनुक्रमण प्रभावित होता है। फिर मित्रों के अनुक्रमण प्रारंभ करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो एक तो हमारे स्वप्रेरित कारक होते हैं और दूसरे हमारे परप्रेरित कारक होते हैं। स्वप्रेरित जो मतलब ऐसे इस प्रकार के जो अनुक्रमण होते हैं स्वतः आरंभ होते हैं, जैसे कि मान लो प्राकृतिक आपदा वगैरह, ये प्रकृति जो है प्रकृति की वजह से होती है प्राकृतिक आपदा वगैरह, तो ये प्रकृति जो है अपने स्टार्ट करती है, यानी स्वतः प्रारंभ होता है अनुक्रमण। फिर है मित्रों परप्रेरित जैसे कि हम मानव लोग, यानी इस प्रकार के जो अनुक्रमण है ये किसी बाह्य कारक के कारण प्रेरित होते हैं। सामान्यतः मानव के द्वारा, जैसे कि हम पेड़ पौधों को वहां से काट लेंगे तो वहां पर जो है पारितंत्र खत्म हो जाएगा। फिर मित्रों यहाँ पर अनुक्रमण के 5 पद आते हैं, केवल आप इनको याद कर लेना। न्यूडेशन मतलब जहाँ पर जो है पहले वो स्थलीय, जैसे कि यहाँ पर जो चट्टानें वगैरह थी तो ये न्यूडेशन की स्थिति थी। धीरे धीरे वहाँ पर जो है लाइकेन वगैरह आती है और पेड़ पौधे, छोटे छोटे पेड़ पौधे पनपते हैं, तो परवेशन होता है, इन्वेजन होता है। फिर वहाँ पर जो है और पौधे पनपते हैं और ज़्यादा विस्तार होता है, तो कंपटीशन बढ़ता है। फिर कंपटीशन होता है, फिर यहाँ पर जो है जो अजैविक घटक हैं, अन्य जो जैविक और अजैविक घटक हैं यहाँ पर प्रतिक्रिया करते हैं, तो फिर चौथा चरण आता है। फिर यहाँ पर जो चीज़ बच जाती है, जो प्रतिस्पर्धा में जी जाता है, तो वो हमारा स्टेबलाइजेशन कर देता है, यानी स्थायी कर देता है और वहाँ पर समष्टि का विकास हो जाता है। तो न्यूडेशन, इन्वेजन, कंपटीशन, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन। न्यूडेशन, इन्वेजन, कंपटीशन, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो ये 5 आपको पद याद रखने। फिर मित्रों पारिस्थितिकी तंत्र में हमें जीवों के मध्य संबंध देखने को मिलते हैं, यानी जो निर्भर होते हैं, जैसे कि लाइकेन है, सेवाक है, या फिर जो अमरबेल है वो अन्य जो है पौधे पर छा जाते हैं। या फिर मैं बात करूँ जो हमारे माथे पर जो जूं होती हैं, तो ये क्या करती हैं, ये मतलब अपना जो पोषण प्राप्त करती हैं या फिर अन्य पर निर्भर रहती हैं, उसको क्या नुकसान होता है, उसको हानि हुई है, किसको ज़्यादा लाभ हो रहा है, दोनों को लाभ हो रहा है ना हो रहा है। तो ये जो संबंध बताया जाता है जीवों के मध्य उन पर निर्भरता के कारण, तो उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र में संबंध में चर्चा करते हैं। इसमें जो है एक तो हमारे सकारात्मक संबंध देखने को मिलते हैं और दूसरे में नकारात्मक संबंध देखने को मिलते हैं। सकारात्मक संबंध में 2 संबंध आते हैं, एक तो हमारा सहभोजिता और दूसरा हमारा सहजीविता। सहभोजिता किसे कहते हैं? देखिए, सहभोजिता के संबंध को हम +0 कहते हैं, यानी एक को तो लाभ होगा और 0 के यहाँ पर नहीं नुकसान नहीं लाभ। 0 प्लस और माइनस हानि होती है, प्लस लाभ होता है और 0 नहीं लाभ नहीं हानि, तो इसे +0 का संबंध कहते हैं सहभोज्यता को। इस प्रकार के संबंध में एक को तो लाभ होता है और दूसरे को हानि होती नहीं लाभ होती है नहीं हानि। तो इस प्रकार का संबंध कहाँ देखने को मिलेगा? आप जैसे कि हमारे पेड़ पौधे हो गए, वहाँ पर मेंढक वगैरह नीचे रहते हैं, इनकी जड़ों वगैरह में पास टकराते रहते हैं। तो मेंढक वगैरह ये पौधों से क्या करते हैं? लाभ प्राप्त करते हैं भाई। वहाँ पर जो कीड़े वगैरह उनको खाते हैं और पेड़ की छाया में रहते हैं, उनको आवास की सुविधा प्राप्त होती है। लेकिन पौधों को मेंढक से क्या मिलता है? कुछ मिलता है भाई? पौधों को मेंढक से कुछ प्राप्त होता है क्या? लाभ नहीं होता भाई। मेंढक वहाँ पर रहे या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पौधे को। लेकिन भाई मेंढक वहाँ पर मतलब मेंढक अगर पौधा वहाँ पर नहीं रहे तो फिर मेंढक को दूसरी जगह जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मेंढक नहीं रहे तो पौधा ऐसा नहीं है कि भाई वो खत्म हो जाएगा दूसरी जगह पर जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार पौधे और मेंढक के जो मध्य संबंध होता है सहभोज्यता का संबंध होता है, यानी पौधे को तो कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, नहीं हानि होती है, और नहीं हमारा जो मेंढक होता है उसको यहाँ पर लाभ प्राप्त होता है। तो पौधे और मेंढक के मध्य हमें सहभोज्यता का संबंध देखने को मिलता है। फिर है मित्रों हमारा सहजीविता का संबंध, यानी इसमें इसे जो प्लस का संबंध कहते हैं, यानी इसमें दोनों को लाभ होता है। यानी इसको एक तरीके से वो कहते हैं ना, वादा निभाते साथ तक रहने का, तो वो दोनों को यहाँ पर इनसे लाभ प्राप्त होता है। ट्रू वाला इनके बीच लव होता है। तो ये अनिवार्य है, यानी अनिवार्य मतलब इनके मध्य संबंध होना ही चाहिए, मतलब ये हमेशा साथ रहने चाहिए तभी अपना अस्तित्व रख पाएंगे, अदरवाइज मर जाएंगे ये। तो ये जो प्यार है ये रहना चाहिए। तो सहजीविता संबंध किसे कहते हैं? प्लस संबंध होता है और इसमें दोनों को लाभ प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो लाइकेन को देखिए, जिसको हम सेवाक कहते हैं, सेवाक, इसमें क्या आता पीछे, ठीक है ना, लाइकेन के सेवाक, सेवाल अलग होता है और सेवाक अलग होता है। तो लाइकेन क्या होता है? ये कवक और सेवाल होते हैं। तो कवक की मैं बात करूं मित्रों, तो कवक में क्या होता है कि जलवाष्प जो अवशोषित करने की क्षमता होती है, लेकिन कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है। और सेवाल में इसका उल्टा होता है, ये प्रकाश संश्लेषण कर लेता, जो है ये प्रकाश संश्लेषण इसमें जो क्षमता होती है किसमें? सेवाल में। और यहाँ पर जलवाष्प अवशोषित करने की इसमें क्षमता कम होती है किसमें? सेवाल में। तो फिर ये दोनों क्या करते हैं? गठबंधन बनाते हैं और कहते हैं कि भाई सेवाल, कवक कहता है सेवाल को
तो कोई मैं तेरे को जलवाष्प दे दूंगा, यानी मैं तेरे बाहर रहूंगा, जलवाष्प जो है अवशोषित कर लूंगा, तू अंदर रहे, मैं अंदर रहे, और तू जो है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण कर, और हमें दोनों को भी भोजन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है शैवाल और कवक के मध्य जो संबंध होता है वो सहजीविता का संबंध होता है, ट्रू वाला एकदम लव है। फिर ऐसे ही हमें संबंध देखने को मिलता है कोरल पोलिप से। कोरल पोलिप और हमारा जो जूट जैंथिली जो होता है उनके मध्य संबंध प्राप्त होता है। कोरल पोलिप यानी जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और जूट जैंथिली जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। अब कोरल पोलिप क्या होता है, जैसे मतलब अंदर रहेंगे यानी समुद्र के एकदम ज्यादा गहराई में रहेंगे तो उनको प्रकाश नहीं पहुंचेगा। अब प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो फिर वो प्रकाश संश्लेषण कैसे करेंगे, तो जूट जैंथिली इनकी हेल्प करता है कि भाई पोलिप तू ऊपर चला जा, मैं तेरे को ऊंचाई पर ले जाता हूं, तू वहां पर जाकर प्रकाश संश्लेषण कर और तू मुझे भोजन प्रदान कर दियो। तो इस प्रकार जो है कोरल पोलिप और जूट जैंथिली के मध्य भी हमें संबंध देखने को मिलता है जो सागरीय पारितंत्र के अंतर्गत आता है। फिर हमारा मित्रों राइजोबियम और लेग्यूमिनस जो पौधे उनमें भी हमें जो है सहजीविता का संबंध प्राप्त होता है और इनमें भी जो है दोनों को लाभ प्राप्त होता है। तो केवल आप यहाँ पर नाम याद रख लीजिए वीडियो मेंस में तो ही काम हो जाएगा। फिर मित्रों हमारा है परजीवी संबंध। परजीवी संबंध यानी प्लस माइनस का संबंध। इसमें क्या होता है कि एक को तो लाभ प्राप्त होता है, अब दूसरे बेचारों को हानि होती है। किस प्रकार, जैसे कि बीमारी पैदा करने वाले छोटे छोटे जो जीव होते हैं जो हमारे शरीर में आते हैं उनको तो लाभ प्राप्त होता है, उनको तो पोषण प्राप्त होता है, लेकिन हमें जो क्या करता है हमारा तो नुकसान करके जाते हैं, हम जो बीमार पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार परजीवी संबंध क्या होता है, इसमें जो है मित्रों एक को तो लाभ होता है और दूसरे को यहाँ पर हानि होती है। अब परजीवी जो हमारा संबंध होता है इसमें दो तरह का आ जाता है, मतलब एक तो छोटे जीवों को लाभ होता है और बड़े जीवों को नुकसान होता है, और दूसरा होता है कि छोटे जीवों को नुकसान और बड़े जीवों को फायदा। जब बड़े जीवों को फायदा होगा और छोटे जीवों को नुकसान होगा तब हम उसको कहेंगे परभक्षी संबंध, और जब छोटे जीवों को फायदा होगा और बड़े जीवों को नुकसान होगा तब हम कहेंगे परजीवी संबंध। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला हमारे मित्रों असहभोजिता का संबंध। जैसे कि हमने सहभोजिता में देखा था +0, वैसे ही असहभोजिता है -0, यानी इसमें एक को तो नुकसान होता है और दूसरे को न नुकसान न हानि। तो इस प्रकार के भी संबंध पारितंत्र में देखने को मिलते हैं। फिर हमारे मित्रों प्रतिस्पर्धा, यानी दोनों -, यानी इसमें नहीं तो लाभ किसी को और मतलब इसमें दोनों को हानि होगी, यानी एक को भी हानि यानी किसी को भी यहाँ पर लाभ प्राप्त नहीं होता, दोनों को यहाँ पर हानि प्राप्त होती है। किसमें, प्रतिस्पर्धा में। जैसे होता है कि भाई दोनों पावरफुल है और दोनों भिड़ते हैं, दोनों अपने आप को जो है मार लेते हैं, तो ये होती है प्रतिस्पर्धा, यानी इसमें दोनों को हानि होती है। लेकिन प्रतिस्पर्धा में हमें दो संबंध देखने को मिलते हैं, तो हमारा अंतर प्रजातीय संबंध और दूसरा हमारा अंतर प्रजातीय संबंध। देखिए अंतर और अंतर के मध्य तो आपको मतलब फर्क पता है ना, जैसे कि अंतर होता है, एक अंतर होता है और एक हमारा अंत्य होता है। अंत्य होता है, अंत्य जिसके आगे विसर्ग होता है, जो अन्य जो है संधि करके यहाँ पर रे बनाता है। तो ये जो है अंतर का अर्थ होता है मित्रों मतलब अदर के साथ, और अंत्य का अर्थ होता है अपने अंदर ही। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय, अब अंतरराष्ट्रीय हम जो बोलते हैं तो हम कहते हैं कि भाई किसी देश के भीतर है, और हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तब हम कहते हैं कि भाई किसी देश का अन्य देशों के साथ संबंध। तो अंतर प्रजातीय संबंध हम कहते हैं दो अलग अलग प्रजाति के मध्य मिलने वाली प्रतिस्पर्धा, और अंतर प्रजातीय हम कहते हैं मित्रों एक ही प्रजाति के मध्य दो जीवों के मध्य प्रतिस्पर्धा। तो आपको याद रखनी है प्रतिस्पर्धा किस प्रकार का संबंध होता है, माइनस जो संबंध होता है। फिर मित्रों हमारी मिमिक्री किसे कहते हैं, तो मिमिक्री की मैं बात करूं मित्रों तो हम इसको कहते हैं नकल। मिमिक्री कहते हैं भाई ये किसी की मिमिक कर रहा है, तो आपने मिमिक आर्टिस्ट वगैरह देखे होंगे जो कलाकारों की मिमिक्री करते हैं, तो मिमिक्री यानी नकल करता है। ऐसी हमें पारितंत्र में भी नकल देखने को मिलती है, यानी ये जो पारितंत्र है ये अलग अलग प्रकार के जो है रेशों से भरा हुआ मित्रों, तो यहाँ पर भी नकल करते हैं कुछ जीव। इसमें जो है क्या होता है कि भोजन की प्राप्ति और रक्षा के लिए जीवों में मिलने वाली ये विशिष्ट अनुकूलन है हमारी कौन सी मिमिक्री, यानी एक तो भोजन प्राप्त करना और दूसरा यहाँ पर अन्य जो खतरनाक जो जीव है उनसे रक्षा करने के लिए कुछ ऐसे हमें पारितंत्र में जीव देखने को मिलते हैं जिनमें ऐसी जो है क्षमता होती है कि वो किसी अन्य जीव की नकल करके अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी रक्षा करते हैं। ऐसी हमें एक मोनार्क जो है एक तितली देखने को मिलती है मित्रों। वो क्या करते हैं जब उसको भोजन की आवश्यकता होती है तब वो बड़ी उदार बन जाती है, और तितलियों में सबसे उदार प्रजाति है हमारी क्वीन बटरफ्लाई की। तो ये क्या करती है मोनार्क एक क्वीन बटरफ्लाई की तरह एक तरीके से उसका नकल करने लगती हैं। तो ये जो है मोनार्क बड़ी खतरनाक है, और जब उसको रक्षा की आवश्यकता होती है तब वो क्या करती है एक विसरल बटरफ्लाई होती है जो काफी ताकतवर होती है, खतरनाक होती है, उससे जो अन्य तितलियां अन्य जीव डरते हैं तो जिसके ऊपर कांटे होते हैं, तो मोनार्क क्या करती है विसरल बटरफ्लाई की तरह नकल करती है जब उसको रक्षा की आवश्यकता होती है। तो भोजन की आवश्यकता होती है तब बड़ी उदार बन जाती है, क्वीन बटरफ्लाई की नकल करती है, और जब रक्षा की आवश्यकता होती है तब बड़ी खतरनाक बन जाती है, विसरल जो बटरफ्लाई उसकी नकल करती है। तो मिमिक्री को दो भागों में बांट सकते हैं, मुलेरियन और बेट्सियन। मुलेरियन यानी भोजन के लिए और बेट्सियन यानी रक्षा के लिए। तो मित्रों हमने कर लिया यह सब पारिस्थितिकी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।